सो गाइस, आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन आंसर बेस्ड अपॉन योर पास्ट ईयर क्वेश्चन प्लस रिवीजन टेस्ट पेपर प्लस मॉडल टेस्ट पेपर, सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। और उससे लेके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसके कंसेप्ट को पहले क्लियर करेंगे। मतलब इट्स अ रिवीजन प्लस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। भविष्य में तुम लोगों को इस चैप्टर को जब भी रिवीजन करना है तो दिस वीडियो इज इनफ, सॉर्टेड एकदम आराम से। शुरू करेंगे इस। अब सबसे पहले अगर हम देखें, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 आता है तुम्हारा कहाँ पर, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, ठीक है। इसके अंदर मैंने सारे के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी रहेंगे उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सबसे पहला डेफिनेशन में लेके चल रहा हूँ जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है, सिंपल रखो एकदम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब तुम्हारा बैलेंस शीट आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। बैलेंस शीट काय का होता है, ईयर एंड का होता है या फॉर द फाइनेंशियल ईयर होता है, ईयर एंडेड। तो यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है बैलेंस शीट से लेके, बैलेंस शीट एज क्या लिखा है, एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सेकंड चीज, बैलेंस शीट के पहले क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन वो काय के लिए था, फॉर ईयर एंडेड या एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। सेकंड चीज, अगर मेरी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा या मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाऊंगा। सर इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, सॉर्टेड एकदम आराम से। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ द कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब तुम्हारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, लेकिन ये काय के लिए, अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर नॉट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सर इसके अलावा CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर, समझ में आ रहा है। इसके अलावा बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, याद आ रहा है मैंने तुमको बताया था प्रैक्टिकली कि जब भी तुम लोग क्या करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते हो, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, इसके बाद में लास्ट में लेजर बनाते हो। अब बैलेंस शीट के अंदर सबसे ऊपर क्या आता है, इक्विटी के बारे में आता है ना। तो बेटा अब तो ये वी मतलब क्या बोल सकते हैं, तुम्हारी जो ये है टी शेप वाली बैलेंस शीट नहीं होती है। शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, इक्विटी, और इक्विटी के आगे लिखोगे कितना कंपनी का इक्विटी कैपिटल है, लेकिन उसके पहले तुम एक नंबर लिखते हो, नंबर 1। नंबर 1 मतलब अगर तुमको इक्विटी से लेके ज़्यादा डिटेल चाहिए तो यू हैव टू लुक इनटू लेजर। लेजर में नंबर 1 का लेजर क्या करेगा, इक्विटी शेयर का। तो वहां पे लिखते चेंजेस इन द इक्विटी, कि स्टार्ट में किसके पास शेयर थे, एंड में कितने पास किसके पास शेयर है, टोटल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मतलब 1 अप्रैल को हमारा कैपिटल कितना था और बाद में हमारा कैपिटल कितना हो गया, समझ में आ रहा है गाइस। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी, और इसके अलावा क्या ना इसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, यस और नो, जो तुम अटैच करते हो जिसको हम बोलते हैं एनेक्स कर रहे हो, किसको, आपके फाइनेंशियल अबव वाले डॉक्यूमेंट को। अब क्वेश्चन ये आया, क्या फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन समझ में आया, लेकिन इसमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इससे एग्जम्पशन दे के रखा है, किस किस को एग्जम्पशन दिया है गाइस। तो बेटा हमेशा याद रखना 3 कंपनी को एग्जम्पशन है, कौन सी कंपनी, सर स्मॉल कंपनी को एग्जम्पशन है, इसके अलावा 1% कंपनी को एग्जम्पशन है, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डॉर्मेंट कंपनी को एग्जम्पशन है। सॉर्टेड एकदम आराम से बोलो यस और नो। अब प्रॉब्लम क्या है, जब भी वो फाइनेंशियल ईयर के आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रहे, ये बहुत कम चांसेस है। जनरली वो आपको कंबाइन करके देंगे, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन और साथ में फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन, इन दोनों को क्लब करके क्वेश्चन बनाएंगे, तभी वो क्वेश्चन लॉजिकल लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने बहुत ही इजी वाला पूछ लिया था, अब इस क्वेश्चन के आंसर को आप आंसर करो, क्या लिखा है पढ़ो। गीता प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्टार्टअप कंपनी, आगे क्या बोला हुआ है इन्होंने, मिस्टर प्रबोध हैज बीन अपॉइंटेड एज अ अकाउंट मैनेजर ऑफ गीता प्राइवेट लिमिटेड, द बोर्ड मीटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ अकाउंट हेल्ड ऑन 1st August 2022 and he has prepared फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गाइस, मिस्टर प्रबोध ने, ठीक है, फॉर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, रेफरिंग टू द सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 40 को पढ़कर आप लोगों को ये बताना है, एडवाइस करना है मिस्टर प्रबोध अबाउट द स्टेटमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर। मतलब इन शॉर्ट ये तुमको बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। बेटा मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है,
और सर इसका आंसर लिखेंगे कैसे? इलॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें लिखने का क्या ही बनेगा? सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर तुमको क्या लिखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या क्या आता है? बैलेंस शीट फॉर बेटा एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, देन पी एंड एल। बट अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर बेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रहा है? यस और नो? सर इसके अलावा क्या आ जाएगा तुम्हारा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन अरे बोलो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड देन बेटा नोट्स विच आर अटैच टू अकाउंट। समझ में आ रहा है? इसके बाद में लिखेंगे कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इससे एग्जाम्ड किया है किसको? ओपीसी को, स्मॉल कंपनी को और डॉर्मेंट कंपनी को। तो क्या ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप इजीली क्रैक कर सकते हो? अरे यस और नो? अगर ऐसा थर्ड क्लास क्वेश्चन पूछा भी तो 2 मार्क के ऊपर नहीं लाइक है इसकी। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछती नहीं है अब इंस्टीट्यूट, ये अपना लेवल इन्होंने बहुत बढ़ा दिया है। तो बेटा अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन के साथ में हमें कौन सी डेफिनेशन दूसरी पढ़नी पड़ेगी? तब जाके हम बोलेंगे कि अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताओ। तो हमें पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के साथ में दूसरी डेफिनेशन स्मॉल कंपनी, तब जाके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ते फिर सीधा सीधा बेटा अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे? डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। अच्छा स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बोलता क्या है? पहली बात, स्मॉल कंपनी हमेशा कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? प्राइवेट कंपनी। लेकिन एग्जाम में क्या लिखोगे? स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी, या लिखोगे स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी? सर कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, लैंग्वेज के साथ में खिलवाड़ नहीं करने का। समझ में आ रहा है? सो बोलेंगे सबसे पहले अदर देन मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। अब सेकंड चीज, बच्चा क्या करता है ना, लैंग्वेज के साथ में एकदम थर्ड क्लास तरीके से लिखता है कि इसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसका टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेटा यू विल नॉट गेट मार्क। फिर मार्क भी वैसे ही मिलेंगे एकदम थर्ड क्लास। कैसे? कि मान के चलो 4 मार्क का क्वेश्चन है, अगर तुम शॉर्टकट मारोगे तो 4 में से चाहे तुमको 1 मार्क या 2 मार्क मिलेगा, इससे ज़्यादा तो मिलने वाले नहीं है। तो सर लिखना क्या पड़ेगा? बेटा तुमको लिखना ये पड़ेगा कि इस ऐसी कंपनी जो क्या है? अदर देन पब्लिक कंपनी। सेकंड आपको लिखना पड़ेगा कि इस कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है दैट शैल नॉट एक्सीड कितना? 50 लाख और हायर अमाउंट जो क्या है? प्रिस्क्राइब है। अच्छा कितना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? मैक्सिमम 10 करोड़। लेकिन एज पर रूल आज कितना प्रिस्क्राइब है? 4 करोड़। तो वैलिड क्या है? 4 करोड़। ऐसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा तुमको। समझ में आ रहा है? एंड द टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। बट ये मैक्सिमम हम लोग कितना कर सकते हैं प्रिस्क्राइब में? सीजी 100 करोड़। और एक्चुअली रूल में आज के डेट में कितना प्रिस्क्राइब है? 40 करोड़। गाइस समझ में आ रहा है? सर आपके पास जो सजेस्टेड आंसर है वहां पे भले ही 4 करोड़ 40 करोड़ डायरेक्ट भी लिखा होगा, यू आर नॉट गोइंग टू राइट द सेम लैंग्वेज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिखना कौन सा है? जो लैंग्वेज लॉ का प्रिस्क्राइब है वो वाला। समझ में आ रहा है? लेकिन सुनो ना यार, इसमें तुमको मार्क कितने मिलेंगे पता है क्या? इतना परफेक्ट लैंग्वेज लिखने के बाद भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यू आर जस्ट एलिजिबल। 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, 2 मार्क। क्यों? क्योंकि तुमने सबसे इंपॉर्टेंट बात को कर दिया इग्नोर। पढ़ के बताओ क्या इग्नोर किया है? हाँ इस वाली लैंग्वेज में जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा है ना, इसमें एक पॉइंट इग्नोर है, नहीं लिखा है। नहीं वो तो आगे वाला है ना, मैं बोल रहा हूँ जो लिखा है उसमें कुछ नहीं लिखा है। एग्जैक्टली बेटा टर्नओवर कब का देखना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गुड मार्क। सॉर्टेड गाइस। मैं आज के सेशन में तुमको बहुत देखो, अगले बार से जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगे ना वहाँ पे मैं इतना लैंग्वेज पे फोकस नहीं करूँगा, मैं क्वेश्चन आंसर पे फोकस करूँगा, कंसेप्ट पे फोकस करूँगा। लेकिन मैं लैंग्वेज के बारे में तुमको बार बार बताने वाला नहीं हूँ। तो ये बताना मेरा पहले वाले क्लास में, क्योंकि ये अपना पहला क्लास है तो मेरा जिम्मेदारी है। अगले बार से तुम लोग कैपेबल रहोगे कि तुम लोग खुद के लेवल पे सोच पाओगे। समझ में आ रहा है? सर अब ध्यान देना। तो क्या देखना है? टर्नओवर एज पर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
shall not exceed 2 crore or higher amount as may be prescribed, and what is prescribed right now is a 40 crore. बेटा इन दोनों के बीच में क्या वर्ड आता है? एंड, मतलब बोथ शुड बी अंडर द लिमिट. और बाद में लिखा है कि ये जो अबव वाली क्राइटेरिया इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. मतलब ऐसे कौन से केसेस है जिसको हम लोग स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते. तो इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप होल्डिंग कंपनी हो या फिर आप सब्सिडरी कंपनी हो तो यू आर नॉट अ स्मॉल कंपनी. या फिर आप क्या हो बेटा, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो तुम क्या नहीं हो? स्मॉल कंपनी. या फिर आप क्या नहीं हो? किसी स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो तो आप क्या नहीं हो? स्मॉल कंपनी. लेकिन सर पब्लिक कंपनी के बारे में तो बोला ही नहीं है. बेटा स्टार्टिंग में बोला था ना, अदर देन पब्लिक कंपनी. समझ में आ रहा है? यस और नो? अब ये हो गई तुम्हारी डेफिनेशन किसकी? स्मॉल कंपनी. एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से. स्मॉल कंपनी क्या बोला है? द पेड अप शेयर कैपिटल which does not exceed 50 lakh or such higher amount as may be prescribed, which shall not exceed more than 10 crore or turnover as per the profit and loss account of immediate preceding financial year does not exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed, which is not more than 100 crore. Now and ये किस किस के केस में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है? बोले होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी. अगर आप किसी की, मतलब कोई आपके ऊपर है, मतलब आप सब्सिडी हो, या आप किसी के ऊपर हो, मतलब आप होल्डिंग हो. या फिर आप क्या हो? सेक्शन 8 कंपनी. या फिर आप क्या हो? बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट में बनी हो. तो यू आर नॉट एलिजिबल टू कॉल योर सेल्फ एज अ. अब इन्होंने बोला एज पर स्पेसिफिक डेफिनेशन डिटेल्स रूल 2024 कि जो लिमिट प्रिस्क्राइब की है ना वो कितना है? कैपिटल के लिए 4 करोड़ और टर्नओवर के लिए कितना है? 40 करोड़. क्या मैं मान सकता हूँ आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है? सर अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो मैं आप लोगों को पहले करा देता हूँ कौन से क्वेश्चन आंसर. स्मॉल कंपनी की करें या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले करें? सर पहले करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उसको बीच में छोड़ के आया. तो क्या है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी पूरा सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसे बीच में छोड़कर आना अच्छी बात नहीं है. तो बेटा पहले उसको सुकून देते हैं. समझ में आ रहा है? चलो सिंपल क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ो. क्वेश्चन में क्या लिखा है? द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से क्वेश्चन है, कंपनी है. इसके हमने क्या किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कुछ डिटेल एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किए. क्या किया है? बोले इस कंपनी का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 50 लाख. कितने शेयर्स में डिवाइडेड है? 5 लाख इक्विटी शेयर्स. और इसको क्या बोला हुआ है? कैरिंग वोटिंग राइट्स. मतलब इन शेयर्स को क्या वोटिंग राइट्स है ऑफ ₹10 ईच. एंड नो चेंजेस इन द पेड अप शेयर कैपिटल. पेड अप शेयर कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए. टर्नओवर कितना है इस कंपनी का? बेटा 7 जीरो लिखे 2 के आगे, मतलब 2 करोड़. आगे बोला है फर्दर अंडरस्टूड दैट द नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड. बेटा कौन सी कंपनी है? नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड. अब ये जो नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड है और क्या नाम से स्मार्ट सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर लिमिटेड है. तो अगर आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर लिमिटेड और सॉल्यूशन लिमिटेड ये तो तुमको एक जैसे लगेंगे ना. हमेशा याद देखना जब भी कोई भी कंपनी के नाम पढ़ते हो तो पहले ये देखना उस कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लिखा है या प्राइवेट लिमिटेड. अगर तुम यही नहीं पढ़ोगे तो बेटा तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. तो पहली कंपनी के अंदर क्या लिखा था? तो वो कंपनी कौन सी? पब्लिक या प्राइवेट? और दूसरी कंपनी के नाम के अंदर क्या लिखा है? मतलब दूसरी कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी. समझ में आया? अरे यस और नो? सेकंड चीज क्या बोला है? तो बोले इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट द नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ये तो नसीब है तुमको बता दिए यहाँ पे, ठीक है. इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स. कितने शेयर होल्ड कर रही है? 2 लाख इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड ऑफ द स्मार्ट सॉल्यूशन. मतलब किसने किसके शेयर लिए? बेटा स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने नाइस के शेयर लिए या नाइस ने स्मार्ट के शेयर लिए? नाइस ने स्मार्ट के शेयर लिए. मतलब ये देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्मार्ट सॉल्यूशन जो है वो नीचे है और उसके ऊपर कौन है? तो बेटा नाइस ने 2 लाख शेयर लिए. कितने शेयर थे टोटल हमारे पास? बेटा 5 लाख शेयर थे, जिसमें से 2 लाख किसने ले लिए? नाइस ने ले लिए. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे अब स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मतलब जिसके शेयर लिए गए हैं, है ना, फाइल करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर विद द आरओसी. उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया किसके साथ में? आरओसी के साथ में. एक्सक्लूडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. लेकिन क्या फाइल नहीं किया? कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया. विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2021. इसके बाद में क्या बोला है गाइस? आरओसी हैज इश्यू द नोटिस टू
स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट। अब जो आरओसी उसने नोटिस इशू किया, बेटा इसको बंद करने का क्या तरीका है क्या? एक ही तरीका है, अपनी आवाज को बढ़ा दो। वो कर्टन लगा, इसकी पीछे वाला भी कर्टन लगा, वो वाला भी कर्टन लगा। मतलब इतना पढ़ाने का मूड बना और ये धंधे इनके अलग ही है। सुनो 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 सुनो, ध्यान देना। इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया, लेकिन क्या फाइल नहीं किया? अच्छा, किसने? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी ने? प्राइवेट कंपनी ने, ठीक है। हैज फाइल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो इसने ऑब्जेक्शन रेज किया है दैट इट हैज फेल्ड टू फाइल कैश फ्लो स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस। यू आर एडवाइस, क्या है? यू आर टू एडवाइस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे। Whether Smart Solution Private Limited is deemed to be small company and whose significant equity share are held by public company। बेटा मेरे को एक बात बताओ, पूरी स्टोरी अगर तुम्हारे सामने रख दूं तो क्या पहला देखो, सबसे पहली कंपनी कौन सी है? स्मार्ट सॉल्यूशन है बे, इसके बारे में बताया ना। इसके 5 लाख में से कितने शेयर? 2 लाख शेयर किसने ले लिए? नाइस सॉफ्टवेयर ने ले लिए। अब इस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 50 लाख का 5 लाख तो शेयर से पेड अप शेयर कैपिटल, और टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ का। इसने क्या किया? कांड कर दिया सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया लेकिन कैश फ्लो फाइल नहीं किया। तकलीफ किसको हुई? और आरओसी ने क्या इश्यू कर दिया? नोटिस। ऑब्जेक्शन लिया किसके ऊपर? कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। पहला क्वेश्चन, क्या ये स्मार्ट सॉल्यूशन स्मॉल कंपनी है या नहीं है? बेटा स्मॉल कंपनी है या नहीं है? इसके शेयर्स किसी और ने लिए हैं, क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है? कितने लोग बोलते नहीं है? 1 2। कितने लोग बोलते स्मॉल कंपनी है? द मेजोरिटी ऑफ क्लास सिंग इट इज अ स्मॉल कंपनी। शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे से पढ़ रहे हो। मेजोरिटी क्लास सही है, जिन्होंने गलत आंसर लिखा उनको शर्म आनी चाहिए। काय को? सुनो बेटा, आप कि वो होल्डिंग कंपनी थोड़ी है। होल्डिंग कंपनी तब बोला जाएगा जब सामने वाले ने आपसे 50% से ज्यादा शेयर लिए। यहां पर क्या ना, से पेड अप शेयर कैपिटल भी 4 करोड़ से कम है और टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है, मतलब आप स्मॉल कंपनी हो। नहीं ना सर, हम किसकी सब्सिडी नहीं चाहिए। बेटा सब्सिडी थोड़ी हो तुम। तुम्हारे 3 लाख कितने शेयर लिए? 2 लाख शेयर लिए आउट ऑफ 5 लाख। समझ में आ रहा है? तो क्या आप सामने वाले की सब्सिडी बन गए? नहीं सर। तेरे दिमाग में वही आ रहा है ना, एसोसिएट बन गए। हाँ बोल। डीम पब्लिक कंपनी तभी बोलोगे जब आप किसी की सब्सिडी हो। आप यहाँ पे सब्सिडरी नहीं हो तो डीम पब्लिक कैसे हो गई? बेटा मतलब सही आंसर देने के बाद भी मन में डाउट, क्या फायदा? दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, वेदर स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, क्या इसने डिफॉल्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया ना, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो क्या इन्होंने डिफॉल्ट किया? डिफॉल्ट नहीं किया। कितने लोग बोलते हैं डिफॉल्ट किया है सर? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, 1 और 2। तो कितने लोग बोलते डिफॉल्ट नहीं किया? बेटा मैंने तुमको बोला इधर ही और शी। हाँ, तो बेटा मेजॉरिटी इस क्लास इज अगेन करेक्ट। क्यों बेटा? हमने याद करो क्या बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ एग्जम्प्टेड फॉर स्मॉल कंपनी। समझ में आ रहा है बेटा? अब क्वेश्चन ये आया कि सर ये समझ तो गया, इसको लिखेंगे कैसे? कितना ज़्यादा इजी है। सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन कॉल्ड स्मॉल कंपनी। Small company means a company other than public company and its paid up share capital shall not exceed 50 lakh or such higher amount as may prescribe, and as per the rule prescribed is it 4 crore, and the turnover as per the preceding financial year shall not exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed, and what is prescribed is a 40 crore and following company क्या है? Are not qualified as a small company holding subsidiary section 8 and the special act only body corporate। समझ में आ रहा है? So फिर लिखो in the given case the smart solution क्या है? Solution जो भी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मीटिंग द ग्रोथ क्राइटेरिया, द पेड अप शेयर कैपिटल विद इन द लिमिट दैट इज नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ एंड द टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़ एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर,
and therefore it is a small company. Then you write what कि भाई what is financial statement, section 2 clause 40. तो second point क्या लिखेगा, small company, fact of case and conclusion. Then you have to write what is financial statement. Then you are supposed to write what, exemption, जो किसको दिए हुए है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. और उसके बाद में लिखना बिकॉज इट इज स्मॉल कंपनी इट इज एग्जम्प्टेड, सो देयरफॉर देयर इज नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समझ में आ रहा है गाइस, यस और नो? आंसर राइटिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. अच्छा, तुमको मन से लिखना ही क्या है, जो हमने लर्न किया है. तुम लोग बोलते लैंग्वेज नहीं बनाते आती, क्या लैंग्वेज नहीं बनाते आती है? जो लैंग्वेज लिखी वाली है वो लर्न है ना. हाँ, तो इसके अलावा तो तुमको इतना नहीं बनाता आता है, जो इन द गिवन केस स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड डज नॉट एक्सीड द पेड अप शेयर कैपिटल एंड द टर्नओवर लिमिट. ये मन से नहीं लिखते आता है, इतना तो आता ही है ना. वैसे तो तुमको लिखना वो ये जो लॉ में दिया है वो तो मैंने क्लास में लर्न करवाया, बेटा थोड़ा सा लिखना होता है अपनी लैंग्वेज में. समझ में आ रहा है? और अब इसको लिखने का तरीका, सर प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन. समझ में आ रहा है? सिंपल है, दैट्स इट. अब तुमको एक बात बताता हूँ कि जब भी तुम क्वेश्चन आंसर लिखते हो, ठीक है, एक बात हमेशा कंसिडर करना कि सर अगर दो क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन सेम सेक्शन से पूछे या अलग अलग सेक्शन से. यहाँ पे क्या था, एक था स्मॉल कंपनी और दूसरा क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफॉल्ट. एक ही सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग है, तो कभी भी आंसर अलग अलग लिखना. पॉइंट 1 प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन, पॉइंट 2 प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन. लेकिन मान के चलो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो क्वेश्चन बना है वो एक ही सेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन पूछे और 3-4 क्वेश्चन जो है सिचुएशन अलग है लेकिन सेक्शन कॉमन है. तो ऐसे केस में क्या करोगे, पहले प्रोविजन लिखना, फिर देना पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और उसके अंदर फैक्ट कंक्लूजन, फैक्ट कंक्लूजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन. अगर दोनों अलग अलग सेक्शन है तो आपकी मेहनत बढ़ेगी, प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन. लेकिन अगर कॉमन सेक्शन है तो प्रोविजन, देन सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4, फैक्ट कंक्लूजन एंड फैक्ट कंक्लूजन. किसी को कोई तकलीफ है? बोलो रे, सॉर्टेड एकदम आराम से. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लास्ट वाला क्वेश्चन है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है. हसप्रत लिमिटेड, ये नाम जानबूझ के ऐसे ऐसे देंगे ये जो अपने लिए यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल रहेंगे. समझ में आ रहा है? इज अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग 5 डायरेक्टर विच इंक्लूड्स 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. बेटा ये पहली जो लाइन थी ना, कुछ भी रिलीवेंट नहीं थी सिवाय एक चीज के, कंपनीज हमेशा क्या देखेंगे, लिमिटेड है या प्राइवेट. दिमाग में पहला पॉइंट ही चाहिए होना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? सेकंड चीज क्या बोला है, संकुल प्राइवेट लिमिटेड अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ हसप्रत. मतलब ऊपर कौन है और नीचे दबा किसको रहे हो, मतलब सब्सिडरी है ना. एक्टिवली कैरिंग ऑन द बिजनेस हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल कितना, 1.5 करोड़. 40 मेंबर है बोले इसके अंदर, और टर्नओवर कितना है, 18 करोड़ रिस्पेक्टिवली. एंड said company not a startup company. In the context of aforesaid scenario, please answer the following question. Number 1, पहला, whether Sankul Private Limited is mandatory to require to file the cash flow statement for the financial year as a part of the financial statement. पहला क्वेश्चन है कि देखो एक कंपनी हसप्रत, दूसरी है संकुल. संकुल का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, अरे बोलो 1.5, विद इन द लिमिट है कि नहीं है. सर टर्नओवर कितना है, बेटा 40 नहीं, कितना है, 18 करोड़. क्या ये भी लिमिट के अंदर है? तो क्या एक स्मॉल कंपनी है या नहीं है, ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है? कितने लोग बोलते नहीं है? एंटायर क्लास इज सेइंग. बताओ ऐश्वर्या क्यों नहीं है? हसप्रत होल्डिंग, संकुल होल्डिंग है. हाँ, आप किसी की सब्सिडी, मतलब कोई आपका देखने वाला है, आपको देखने वाला है, तो यू आर नॉट अ स्मॉल. समझ में आ रहा है गाइस, यस और नो? तो बेटा क्या इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा. अब इन्होंने देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है,
प्रोवाइड आंसर बाय एनालाइजिंग संकुल प्राइवेट लिमिटेड कम इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब ऐसे मान के चलो कि जो संकुल प्राइवेट लिमिटेड है, अगर ये 1% कंपनी होती तो क्या इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता था? और इसकी कंपनी एक ओपीसी की होल्डिंग कंपनी है, मान के चलो हर्षप्रत लिमिटेड, अब करना पड़ेगा? अरे हाँ या ना, बोलो रे। ओपीसी है, उसकी अनदर कंपनी हर्षप्रत इज अ होल्डिंग कंपनी, अब करना पड़ेगा? घंटा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? ओपीसी ना किसका ले सकती ना किसको दे सकती, याद आ रहा है क्या बेटा? ओपीसी का एक ही मेंबर हो सकता है, दैट मेंबर मस्ट बी नेचुरल पर्सन। समझ में आया? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि तुम हर जगह पे दिमाग लगाओगे कि ओपीसी की होल्डिंग अभी भी क्या है, हर्षप्रत है। बेटा ओपीसी की होल्डिंग कंपनी कभी हो ही नहीं सकती, एक ही मेंबर है, वो भी नेचुरल चाहिए। तो आपको है ना वो ऊपर वाला सिनेरियो भूल जाओ। आप वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इस चीज को कंसिडर करो, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। और अब आंसर दो, अगर ये ओपीसी रहती तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता? नहीं। स्मॉल कंपनी रहती प्रॉपर वाली, मतलब अगर इसकी कोई होल्डिंग नहीं तो फिर नहीं करना पड़ता। डॉर्मेंट कंपनी रहती तो फिर भी नहीं करना पड़ता। और सर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो, बेटा भले आप प्राइवेट हो लेकिन दो क्राइटेरिया तो सेम है ना, नीड नॉट टू फाइल। समझ में आ रहा है? सर अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग एग्जामिनर को कैसे प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, सुनना। सबसे पहले लिखोगे अब यहां पे डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, ठीक है? या फिर आप स्टार्टिंग कर दो विद डेफिनेशन कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बता दो क्या है एग्जम्पशन। किस किस को एग्जम्पशन है? स्मॉल कंपनी को है, ओपीसी को है और डॉर्मेंट कंपनी को है, ठीक है? अब स्मॉल कंपनी को समझने के लिए क्या लिख दो, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन। ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका प्रोविजन। अब प्रोविजन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर लिख दो कि जो कौन सी है, संकुल है, ये बोथ क्राइटेरिया को मीट कर रही कि नहीं कर रही है? मीट कर रही है। बट ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए ये क्या नहीं है, स्मॉल कंपनी नहीं है। और क्योंकि ये स्मॉल कंपनी नहीं है तो क्या इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा? यस और नो? अब सेकंड चीज लिखोगे क्वेश्चन 2, क्या? एनालाइजिंग अबाउ प्रोविजन इन द लाइट ऑफ कंसिडरिंग दैट्स क्या बोलते हैं, संकल्प लिमिटेड, पहले उसको कंसिडर करेंगे ओपीसी। फिर लिख देना यार एक लाइन में, ओपीसी मीन्स अ कंपनी इन विच ओनली 1 पर्सन इज अ मेंबर। बेटा क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एग्जम्प्टेड है? तो लिख दो नो नीड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर लिखेंगे क्या, अगर ये कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी, तो लिख देना कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करना क्या है, एग्जम्प्टेड है। फिर लिख देना कौन सी कंपनी है, डॉर्मेंट कंपनी है, तो क्या बोलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने से एग्जम्पशन है। और फिर पॉइंट लिख देना कि अगर ये प्राइवेट कंपनी है और दोनों लिमिट के अंदर है और ना ही इसकी कोई होल्डिंग और सब्सिडरी है, मतलब सर इन दैट केस सेटिस्फाइंग ऑल कंडीशन कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें दो बातें लिखनी है प्राइवेट कंपनी के केस में, क्या पता है? नंबर 1 बोथ लिमिट के अंदर है, और दूसरा क्या लिखना है, इट इज नीदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी। सर सेक्शन 8 के बारे में लिखो? नहीं सर। इसके अलावा क्या मैं इसके बारे में लिखूं, स्पेशल एक्ट? बोला यार वो प्राइवेट कंपनी, तो स्पेशल एक्ट क्यों लिखना है? समझ में आ रहा है बेटा? अगर तुम ये सारे पॉइंट देखो, बच्चे क्या करते हैं, आंसर को याद, बेटा आंसर को याद करने से अच्छा आंसर के बुलेट पॉइंट याद रख लो। समझ में आ रहा है? तो कहने से आंसर अपने तरीके से लिख पाओगे आप लोग। अरे हाँ या ना? ऑनलाइन वाले बच्चों तुमको समझ में आ रहा है क्या? अंशी और अथर्व, ठीक है चलो। हाँ बोल भाई। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा बड़े आवाज में बोले, तो वो चिल्ला चिल्ला के माँ बहन कर दी उन्होंने कान की। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। तो ये बातें लिख के बतानी है उनको, ये बोल रहा हूँ मैं आंसर में कि ये प्राइवेट कंपनी अगर बोथ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके ये किसी का ना होल्डिंग है ना सब्सिडी, तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत
नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली देखो ना, तो मैंने तुम लोगों को टेस्ट दिए थे किसके, किसी भी कंपनी को स्मॉल कंपनी कब बोलते हैं, 3 टेस्ट पास करना पड़ता है, मैंने बोला था आपको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन। देखो टेस्ट 1, पहले देखो आप प्राइवेट हो या अदर हो, मान के चलो आप कौन से निकले, प्राइवेट। फिर देखो दोनों लिमिट के अंदर हो, याद आ रहा है क्या। और तीसरा देखो तुम किसी की ना होल्डिंग हो ना तुम किसी की, तो फिर आप प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब वो लॉजिक लग रहा है तुम लोगों को कि मैंने क्यों ये सारी बातें तुम लोगों को लिखवा के दी थी, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते गए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगला क्वेश्चन है जिसको मैं नहीं करवा रहा हूं और तुमको भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, इंस्टीट्यूट कभी कभी अपने सेम क्वेश्चन को फिर से पूछती है इन अपकमिंग एग्जाम। अगर पास में ऐसा हुआ कि उसके आंसर सब बच्चों ने अच्छे नहीं दिए थे, तो इजी क्वेश्चन कभी भी देखना रिपीट नहीं होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन गेट रिपीटेड इन द एग्जाम, समझ में आ रहा है। और वो भी क्यों, देखो अब ये जो क्वेश्चन था आपने को देखने में बहुत इजी लग रहा है ना आज, लेकिन सोचो उस समय में जब एक क्वेश्चन आया था लोगों ने इस बात को एनालिसिस नहीं किया। अरे यार ये 1% कंपनी होती, किसी के दिमाग में चलता है ये ओपीसी रह के भी इसकी होल्डिंग थी, तो लोगों ने बच्चों ने गलत आंसर लिखे। सर ये स्मॉल कंपनी होती, स्मॉल कंपनी है लेकिन इसकी होल्डिंग एज तो है ना एक, तो लोग इसको अच्छे से बच्चे एनालिसिस नहीं कर पाए, समझ में आ रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा नहीं था, एक्सपेक्टेशन से बहुत उतरा हुआ लेवल का बच्चों ने आंसर लिखा था। इंस्टीट्यूट ने सेम क्वेश्चन फिर से पूछा अलग नाम से, विशाल लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 5 डायरेक्टर विद 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेम क्वेश्चन कहने से रिपीट हुआ। तो सर एग्जाम में रिपीट होने की संभावना किस क्वेश्चन की होती है, जो बहुत इजी है या जो डिफिकल्ट है। ऐसे समझ लेना कौन सा क्वेश्चन तुमको पढ़ने के बाद में, जैसे अब कुछ कुछ इजी क्वेश्चन थे उसमें भी बच्चों ने गलत आंसर दिए, जैसे एग्जांपल पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाओ, क्या इस वाले क्वेश्चन के गलत आंसर मेरे को आए थे कि सर 2 लाख रुपए के शेयर लिए हैं, तो कुछ बच्चों, 2 बच्चे ने तो गलत आंसर दिया ही ना। बेटा समझ लेना ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, जो क्वेश्चन को तुम फर्स्ट इंस्टेंट में आंसर नहीं कर पा रहे हो। अच्छा जिन बच्चों ने इसको फर्स्ट इंस्टेंट में आंसर कर लिया, तुम्हारे लिए इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, तो तुमको इसको स्टार नहीं करना है। मैं तुमको हमेशा याद दिला रहा हूँ, जिस भी क्वेश्चन का आंसर तुम गलत लिख दो उस क्वेश्चन को तुम स्टार कर लो, समझ में आ रहा है। इसका फायदा क्या है, ये क्वेश्चन में तुम पहली बार गलती किए हो, समझ में आ रहा है। जैसे गलती का फायदा क्या होता है, और अपनी गलती को नोट करो, एक अलग से बाजू में नोट लिखना कि यहाँ पर पब्लिक कंपनी ने सब्सटेंशियल 40% शेयर लिए थे, सब्सटेंशियल ना 5 लाख में से 2 लाख 40% हुआ, बट नॉट एक्सीडिंग 50%, तो इट इज नॉट सब्सिडरी कंपनी। ये तुम्हारा गलती हुआ ना, इस गलती को अलग से लिखो। अब सीन क्या है पता है क्या, देखना जब भी तुम अपनी गलतियों को लिखते हो इसी को बोलते हैं ऑडिट करना। ऑडिट पढ़े हो तुम ग्रुप 2 के अंदर, कुछ बच्चे, समझ में आ रहा है। ऑडिटिंग में क्या होता है, देखो 2 + 2 आंसर क्या आता है, 4 आना चाहिए बेटा, लेकिन तुम्हारे स्टडी मटेरियल में लिखा है 5, तो एक्चुअली उनको क्या चाहिए, 5 ही चाहिए। तो तुमने तुम्हारी गलती लिख ली कि मेरे दिमाग में 2 + 2 हमेशा क्या चलता है, 4, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट का मानना क्या है, 5, तो नेक्स्ट टाइम से मैं याद क्या रखूंगा, 5। बेटा इसके बाद में सेम क्वेश्चन तुमने फिर से सॉल्व करने के लिए बैठे, और फिर से क्वेश्चन आया 2 + 2, इस बार तुम क्या लिखोगे, 4। अबे बचपन की आदत इतनी जल्दी नहीं छुट्टी, समझ में आ रहा है, क्या करोगे 4। जब तुम इसकी नोट पढ़ने जाओगे, अरे शिट यार लास्ट टाइम भी तो यही गलती किया था ना, एग्जाम में गए, बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया 2 + 2, तुम क्या बोलोगे, भाई साहब ऐसे क्वेश्चन शायद 4-5 आ जाने चाहिए, मतलब यू आर प्रीटी श्योर इसका आंसर क्या लिखना है तुमको। क्यों, क्योंकि पहले जब गलती की तब तुमने इसको नोट किया, और सेकंड टाइम जब तुमने फिर से गलती थी आपने पुराने नोट को पढ़ा। अब ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। तो कोशिश करो जितने भी क्वेश्चन तुम लोग गलत जा रहे हो उसकी नोटिंग करो कि मैंने गलत क्यों दिया, नॉट ओनली फॉर द लॉ बट फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कुछ बातें मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तुमको मजा आएगा। क्या ऐसे पूरे कंपनी एक्ट में इंटरेस्ट अलग अलग जगह पे लिखा है, कहीं पे 15% लिखा हुआ है, कहीं पे 12% लिखा है, तो सारे इंटरेस्ट में अपने को इंटरेस्ट नहीं आता। देर आर सो मेनी इंटरेस्ट इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड। डू वन थिंग, पूरे कंपनी एक्ट में इंटरेस्ट निकाल लिखोगे ना, तो गिन के कितने 6 से 7 इंटरेस्ट आ रहे हैं तुम्हारे सिलेबस में। अगर वो एक साथ में लिखोगे तो तुमको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सारे इंटरेस्ट तुम्हारे एक पॉइंट पे है, एक पेज के ऊपर छोड़, एक कोपरे में लिख लिए तुमने, खत्म हो गया ना। रिलेटिव का डेफिनेशन तुमको 3 बार पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे पढ़ना है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में पढ़ना है रिलेटिव का डेफिनेशन, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिलेटिव का डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, और सर इनकम टैक्स के अंदर पढ़ना है। क्या फर्क है तीनों में रिलेटिव का बताओ? चलो कंपनी एक्ट का पढ़ लिया ना, रिलेटिव में कौन आता है? फादर मदर, स्टेप फादर स्टेप मदर, ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, सन स्टेप सन, डॉटर नॉट अ स्टेप डॉटर। समझ में आ रहा है? सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड। समझ में आ रहा है कि जैसा नो? पर स्टेप डॉटर का हस्बैंड, जब स्टेप डॉटर ही नहीं आती स्टेप डॉटर का हस्बैंड कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा है गाइस? अब क्वेश्चन ये आया है ना सर, हस्बैंड के लिए वाइफ, एंड इफ यू हैव मल्टीपल वाइफ देन, कुछ भी सर अभी नहीं होती है मल्टीपल वाइफ, देन कौन सी वाइफ को रिलेटिव मानोगे? क्योंकि वहां पे वाइफ लिखा हुआ है ना, स्पाउस लिखा है, स्पाउसेस थोड़ी लिखा है। तो ऐसे केस में जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन नंबर 30 बोलता है सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल, मतलब एक मैंने बोला ही विल बी लाइबल, तो लड़की बोलती वहां पे ही लिखा आई एम नॉट लाइबल, तो बेटा ही इंक्लूड शी, मेल इंक्लूड फीमेल, बट फीमेल डज नॉट इंक्लूड मेल। ऐसे लॉ के इंटरप्रिटेशन है। और जहां पे लिखा है नंबर्स, नंबर्स इंक्लूड नंबर एंड नंबर इंक्लूड नंबर्स। समझ में आ रहा है क्या? एक का मतलब अनेक, अनेक का मतलब एक। तो ये सारी बातें तुमको समझ में। अच्छा वही इनकम टैक्स में चले जाओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव? क्या है? असेंडिंग लीनियर। तुम्हारे घर में अगर तुम है, तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, अप टू 5 जनरेशन अबव, नीचे नीचे मतलब लीनियर डिसेंडेंट, अबे मतलब लीनियर डिसेंडेंट मतलब अप टू 5 जनरेशन बिलो। समझ में आ रहा है? ब्रदर एंड सिस्टर बोला है क्या? अच्छा सुनना, उधर भी बहुत सारी बातें हैं। क्या? अगर ब्रदर को लिया है वहाँ पे, ऑफ कोर्स लिया है, सिस्टर को लिया है, बट मेन बात क्या है पता है क्या? जब तक वो तुम्हारे घर में है, सिस्टर की शादी हो गई, देन शी इज योर रिलेटिव और नॉट? बेटा तुम्हारे घर में किसी की डेथ होने के बाद में तुम्हारे सिर्फ घर वाले मंदिर में नहीं जाते ना, वो लोगों को डाल दिया काय के डेफिनेशन में रिलेटिव। समझ में आ रहा है? कजिन को रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं डाला हुआ है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा एएस 18 में चले जाओ, पढ़ा है एएस 18? वहाँ पे क्या दिखा है? वहाँ पे सेम डेफिनेशन है, मदर फादर, लेकिन स्टेप रिलेशन नहीं बोला है, ब्रदर सिस्टर, वाइफ हस्बैंड स्पाउस, देन सन डॉटर। लेकिन एक बात बहुत बोला खतरनाक, क्या है कि बोले अगर आप इनसे इन्फ्लुएंस होते हो या आप इनको इन्फ्लुएंस करते हो तो ये तुम्हारे रिलेटिव। मतलब अपने भाई के बीच में, दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दे आर नॉट रिलेटिव। वाई? बिकॉज दे आर नॉट टॉकेटिव टर्म्स। अब वैसे इफ यू सी द रिलेटिव का डेफिनेशन डिफिकल्ट, कैसे सर मैं इतने याक में कैसे याद रखूं? डू वन थिंग ना, तीनों रिलेटिव के डेफिनेशन को बाजू में लिख दो, क्या से अब इजी हो जाएगा याद करना। तो जो जो चीज़ें तुमको कंफ्यूज करती है क्योंकि वो मल्टीपल जगह पे आती है, तो उनको पास में लेके आओ, उनके झगड़े को खत्म करो, एक पेज पे तीनों को लिखो, तो वो चीज़ें क्या लगेगी? इजी। बेटा वो बाहर रहेंगे तो झगड़े तो करेंगे ना, आप उनको पास में लाओ, बिठाओ, प्यार से सजाओ। समझ में आ रहा है? देन इट विल बी इजी फॉर यू। मैंने नहीं बताना चाहिए तुमको इतने टेक्निक्स मेरे, बट बता देता हूँ क्योंकि तुम स्टूडेंट हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया गाइस? अरे बोलो हाय ना। अगला डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या बोला गाइस इन लोगों ने? कि बोले जो भी लेटेस्ट बैलेंस शीट के हिसाब से पैसा अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, उसको क्या बोलेंगे? फ्री रिजर्व। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये है फ्री रिजर्व? आंसर इज नो। बेटा एसपीए कैन बी यूज ओनली फॉर 5 पर्पज। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पता है क्या होता है? बेटा 10 रुपए का शेयर तुमने इशू किया है 1000 रुपए में, तो इसके 10 रुपए चल जाएंगे पेड अप शेयर कैपिटल में एंड 990 रुपीज चल जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एसपीए कैन बी यूज ओनली फॉर 5 पर्पज। क्या है वो 5 पर्पज? तो बोलते बीबी, बोले आई नीड, बोले क्या चाहिए तेरे को? पप्पी। दिस आर द 5 पर्पज। मतलब बी फॉर बोनस इशू, बी फॉर बायबैक, आई फॉर इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर के ऊपर का कमीशन डिस्काउंट या फिर एक्सपेंस, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, अनदर पप्पी का पी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंसेस। पढ़ा है बेटा, 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है? समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब क्या है? ओनली 5 पर्पस। क्या इससे तुम डिविडेंड देने की कहीं पे बात आ रही है क्या? नहीं। क्या इसको मैं डिविडेंड के लिए यूज कर सकता हूँ? बेटा सुनना, लोग बोलते नहीं, पॉसिबल है अगर आप एनसीएलटी का अप्रूवल लो,
है ना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। बट क्या ये फ्रीली अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट के लिए? नो। बेटा सुनो, सीन ऐसा है, तुम्हारे एक एसेट परचेस किया था 10 करोड़ का, है ना, कब? कोविड के अंदर। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, इस एसेट का भाव हो गया 60 करोड़। कितना? तो कहने से 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। क्या इस 50 करोड़ को तुम डिविडेंड के नाम से इशू कर सकते हो? बेटा ये प्रॉफिट तो है, बट ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्योंकि तुमने एसेट को सेल थोड़ी किया, तुमने सिर्फ वैल्यू को रीवैल्यूएशन किया ना एसेट का। अरे समझ में आ रहा है? तो बेटा तुमने जब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट करके 50 लाख को नोट किया, क्या ये अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड? डिप्रिसिएशन का पैसा सेट असाइड करके रखा हुआ है रिजर्व में, क्या वो अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड? सर एक अकाउंट बनाया DRRA, डिपेंड करता है डिपॉजिट का है या डिबेंचर का है। मतलब सर अगर डिबेंचर डिपॉजिट का होता है तो इसको बोलते हैं डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, और डिबेंचर का होता तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बच्चे का बहुत तकलीफ है, वो लिखता है डिपॉजिट रिडम्पशन। बेटा ढोकले, डिपॉजिट कभी रिडीम नहीं होता, और डिबेंचर रीपेमेंट, डिबेंचर कभी रीपेमेंट नहीं होता है, डिबेंचर का हमेशा रिडम्पशन होता है। तो डिपॉजिट रीपेमेंट डिबेंचर रिडम्पशन, तो पूरा नाम क्या हो गया? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। समझ में आया गाइस? यस और नो? क्या ये पैसा पब्लिकली अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बोल के? नहीं। सर CRR अकाउंट बनाया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या ये इससे तुम डिविडेंड बांट सकते हो? नहीं। CRR से सिर्फ एक ही चीज बांटी जा सकती है, दैट इज शेयर्स। मतलब कौन से सर? बोनस, और वो भी कैसे? फुल्ली पेड। समझ में आ रहा है? नहीं तो मेरे को कंपनी बोलती है सतीश सर आपको 1 लाख मैंने बोनस शेयर दिए, मैं बोला थैंक यू सो मच। हमने CRR अकाउंट यूज़ किया, मैं बोला थैंक यू सो मच। 10 रुपये का एक शेयर था सतीश सर, हमने 1 लाख के पीछे 2 रुपये तो CRR से लिए, 8 रुपये अलग से दो। मतलब 1 लाख शेयर के पीछे 8 रुपये, 8 लाख रुपये दूँ, कहाँ से लेके आओ? बोले वो हमको नहीं मालूम। बेटा ऐसा नहीं होता है, जब भी शेयर दे रहे हो फुल्ली पेड दो। क्या ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है? नो। तो डिविडेंड, व्हाट इज फ्री रिजर्व? इज समथिंग विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। व्हाई नेम डिविडेंड? बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंट होने के अडॉप्ट होने के बाद में समथिंग दैट यू डिवाइड एट द एंड इज अ डिविडेंड, एंड डिवाइडेड इन डिविडेंड। गाइस समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पे देखना कुछ बातें लिखे, प्रोवाइडेड दैट अमाउंट अनरियलाइज गेन, क्या मैंने अभी बताया था तुमको? अनरियलाइज गेन प्लस नोशनल गेन, मतलब जो एक्चुअली हुआ नहीं है, सिर्फ दिख के आ रहा है कि हो सकता है, या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट वेदर शोन एज अ रिजर्व और अदरवाइज, कैसे भी बताओ उसको कंसिडर नहीं करना है। और एनी चेंजेस कैरिंग आउट द अमाउंट ऑफ द एसेट और लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज इन द इक्विटी इंक्लूडिंग द सरप्लस इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मेजरमेंट ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ फेयर। अगर कभी कभी क्या होता है ना, तुम AS पढ़ोगे आगे जाके, जहाँ पे तुमको फेयर वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है? तो फेयर वैल्यू कैलकुलेशन करते वक्त तुमने अगर कोई चीज़ का एसेट का भाव बढ़ गया है तो उसको भी कंसिडर करोगे क्या? नहीं। द समथिंग इज नॉट रियलाइज इज नॉट कंसिडर एज अ फ्री रिजर्व, शैल नॉट बी काउंटेड। समझ में आया? क्वेश्चन के आंसर करो। MNO लिमिटेड क्या कर रही है? फाइनलाइज कर रही है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और उसको मिला क्या? मिला फाउंड दैट वैल्यू ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज हैज इंक्रीज। 10 करोड़ की एसेट 60 करोड़ की हो चुकी है। द कंपनी कम अक्रॉस certain other transaction also and got confused as what should be included in the free reserve. The company has approached you to define them the meaning of free reserve for the dividend distribution as per the, बेटा इन्होंने आंसर खुद ने लिख के दे दिया ठीक है, as per the provision of company act। सर ये क्वेश्चन इतना थर्ड क्लास है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, आंसर भी डायरेक्ट लिखना है, व्हाट इज फ्री रिजर्व। कोई सेंस है? अरे बोलो है ना? हाँ, नहीं रहता तो भी अपने को नहीं आता, ठीक है। एनीवे अब यहाँ से हम लोग बढ़ रहे किस कंपनी के पास? लिस्टेड कंपनी। बेटा लिस्टेड कंपनी के एक क्वेश्चन को तो अभी कर लूँगा, ठीक है। दूसरा बहुत टेक्निकल, मेरे को पहली बार अगर कोई क्वेश्चन पढ़कर ऐसा बोलना है ना मज़ा आ गया, ऐसा वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एक बार बनाया हो, वो देखने के बाद में सच्ची में मेरा दिल ऐसा गार्डन हो गया था, भाई क्या क्वेश्चन बनाया इंस्टीट्यूट ने। और वो क्वेश्चन न्यूली ड्राफ्टेड था, मतलब इट वाज नॉट अ कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन, है ना। तो लिस्टेड कंपनी का दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन को एक बार याद करें क्या? बिना देखे याद करो, क्या था लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन? कि सर अगर
किसी भी कंपनी का, एनी कंपनी का कोई भी सिक्योरिटी कहां पर लिस्टेड है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। क्या? एनी सिक्योरिटी। तो बेटा इस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंपनी को बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। लेकिन क्या लिस्टेड कंपनी में से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आरबीआई से बात करके ये डिसाइड करे कि किस को लिस्टेड होने के बावजूद भी हम क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड। ठीक है, ऐसी कितनी कंपनी जो लिस्टेड होने के बाद में भी उसको क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड। कितने? 2, राइट? क्योंकि मैंने कितने एरो निकाले? ढोक लो, 3 है ना बेशरम। अब सुनो, पहला पॉइंट क्या बोला है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के क्या इक्विटी शेयर लिस्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। प्रेफरेंस शेयर लिस्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। क्या डिबेंचर लिस्ट हो सकते हैं क्या? बड़ा डिपेंड करता है। तुम जो डिबेंचर लिस्ट कराने वाले हो, पहली बात अगर वो कन्वर्टिबल है तो वो लिस्ट नहीं हो सकते। अगर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो वो लिस्ट हो सकते हैं। और क्या कभी भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? नहीं। तो जो टीम ने डिबेंचर लाए भी होगे वो तुमने कैसे लाए होगे? ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। सॉर्टेड गाइस? अच्छा, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स कहां पर लिस्टेड नहीं है? नॉट लिस्टेड इन इंडिया। बेटा एग्जाम में इंडिया मत लिख देना, ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए बताया। आप लिखोगे नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बेटा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब समझ के चलना इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। बट कहां पर लिस्टेड है? बट कहां पर लिस्टेड है? ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे जिसको सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 3 के अंदर हमने अलाउ किया है। सर इसका मतलब क्या है? इतना शॉर्ट, इसका मतलब इतना सिंपल है कि आपका पहली बात इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर। इंडिया के बाहर आपके क्या लिस्टेड है? शेयर लिस्टेड है। और कौन से इंडिया के बाहर तो शेयर इशू करना अलाउ ही नहीं है, वहां पर तो जीडीआर या एडीआर इशू करते हैं। लेकिन सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 3 में हमारे पास ये पावर है कि हम लोग किसी, जैसे बोल दें कि जो यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है ना, वहाँ पे तुम लिस्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे लिस्ट करना अलाउ है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर इंडिया के बाहर जिस ज्यूरिडिक्शन में बताया है वहाँ पे लिस्टेड है, देन यू आर नॉट लिस्टेड। कंडीशन क्या है? पब्लिक कंपनी है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर है। इंडिया में क्या लिस्टेड नहीं है? इक्विटी। प्रेफरेंस लिस्टेड है, चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन प्रेफरेंस भी मेन बात होता है वो नॉन कन्वर्टिबल वगैरह होना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे? अब तीसरी बात, सर कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उसका क्या लिस्टेड नहीं है? इक्विटी नॉट लिस्टेड। क्या लिस्टेड नहीं है? और क्या लिस्टेड है? जो लिस्टेड है वो कभी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ऐसी डॉक्यूमेंट, ऐसे सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। मतलब जो पहली बात तो इक्विटी लिस्टेड नहीं है, और जो लिस्टेड है वो किस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है? सर ऐसी सिक्योरिटी बताओ जो कन्वर्ट नहीं हो सकती है। 2 सिक्योरिटी हमें पता है, एक होती है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है डिबेंचर। तो अगर मैं बोल दूं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर या फिर बोथ, मतलब कंडीशन क्या है? ऐसी कंपनी जिसका इक्विटी तो लिस्टेड नहीं है, और लिस्टेड क्या है? एक तो लिस्टेड है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। और जो तुमने लिस्ट कराया है ये तुमने कैसे लाया था? पप्पी से, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट से लाया था, पब्लिक इशू से लाया नहीं था। तो फिर ऐसी पब्लिक कंपनी को भी क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड कंपनी। तो क्या अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? अरे बोलो यस और नो। क्या पब्लिक प्लेसमेंट नहीं, पब्लिक इश्यूज है? बेटा कल मैंने इसका समरी भी तो लिखा के दिया था। अगर पब्लिक इशू से कुछ भी लाया है तो फिर क्या मानना? लिस्टेड मान लेना। अरे यार ये देख बेटा, किधर है तू, किधर है तू, डिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिंग। बेटा देखना, पब्लिक इशू से तूने कुछ भी लाया है, पब्लिक इशू लाई कौन सी कंपनी सकती है? फिर वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो चाहे डिबेंचर, हमेशा क्या माना जाएगा? कल वाला नोटिंग नहीं किया क्या तुम लोगों ने?
किया है ना कल का नोटिंग? फिर भी क्वेश्चन पढ़ो बेटा, एकदम मतलब ऐसा छटाक भर का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल भी दम नहीं है इसमें, ठीक है? ऐसा बोल के हमारा मॉरल डाउन मत करो, हमको डाउट होता है हमने गलत आंसर दे दिया और आपने बोला, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते। चलो ध्यान देना गाइस, क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंपनी आर कंसिडर एज अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड। देखो आप बताओ, एबीसी लिमिटेड नाम से कंपनी पब्लिक या प्राइवेट है? मेरे को तो लगता है इंस्टीट्यूट ने ना सबसे पहले ये लिखना बंद करना चाहिए, इट्स अ पब्लिक कंपनी। अबे ढोक लो, हमको दिमाग नहीं है क्या? और मैं बोलता हूँ अगर बच्चों ने गलत आंसर लिखे तो ज़्यादा अच्छा है ना, पासिंग परसेंटेज कम रहेगा। समझ में आ रहा है? जो क्वालिटी सीए डिजर्व करते हैं वही बाहर निकलेंगे। तो बेटा यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, हमको है ना सपोर्ट मत करो, वी आर कैपेबल इनफ। गलती होने की संभावना है, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, तभी पेपर लेवल का है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हैज लिस्टेड, क्या लिस्ट करवाया इसने अपना? नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी। इश्यू कैसे किया था इसने? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, इन द टर्म्स ऑफ सेबी। मतलब क्या है सर? ये बेटा कुछ नहीं, रेगुलेशन होते हैं सेबी के, है ना, आईसीडीआर बोलकर। तो बेटा लिस्टेड मानेंगे अनलिस्टेड मानेंगे? कितने लोग बोलते हैं लिस्टेड मानना चाहिए? एक आधा तो होगा। कितने लोग बोलते हैं अनलिस्टेड? हाथ खड़े करो। ठीक है, चलो तो इट इज अनलिस्टेड। ऑनलाइन वाले ढोक लो, तुम भी क्लास के बच्चे हो, तुमको भी आंसर देना अलाउ है ना? दूसरा क्वेश्चन है गाइस, सी एच जी लिमिटेड, अगेन कंपनी, लिस्ट क्या करवाई है अपनी? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बेटा मुझे बताओ, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हर एक प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? रिडीम ही तो होता है। हाँ अगर बैंक होती तो फिर बताना पड़ता, बिकॉज बैंक के अंदर है ना, जरूरी नहीं प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं। समझ में आ रहा है? सो क्या इशू किया है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन द टर्म्स ऑफ सेबी। बताओ अनलिस्टेड लिस्टेड, इसको बोलेंगे अनलिस्टेड। क्या समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआरएस लिमिटेड विच हैज नॉट लिस्टेड, क्या लिस्टेड नहीं है इसका? ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट हुज इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज जुरिडिक्शन, जो स्पेसिफाइड किया है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 23। क्या बोलोगे, लिस्टेड अनलिस्टेड? ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन पूछ के तुम हमारे कोर्स की इज्जत उतार रहे हो। हम एग्जामिनर डिपार्टमेंट को बोलना चाहेंगे, पूछना है तो दमदार पूछो, मतलब फट के हाथ में आनी चाहिए, ऐसा कुछ पूछो। ऐसे क्या पूछ रहे हो? सर इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? अब लिखना क्या बड़ी बात है क्या? अब देखो क्योंकि 3 क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, क्या एक ही प्रोविजन से रिलेटेड 3 डिफरेंट सिचुएशन है। तो सबसे पहले आंसर में क्या लिखेंगे? ये देखो आंसर रेडी है तुम्हारा। सबसे पहले व्हाट इज listed company and what are the exemption, and then you will write situation 1, situation 2, situation 3। इन तीनों सिचुएशन में फैक्ट एंड कंक्लूजन। सर इधर बेटा मैं इतना आलसी है, मैं पूरा लिखने की कोशिश नहीं करेगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? सर ज़्यादा लिखा है बेटा मैंने, इधर उठा लिखना, फिर हाथ उठा के ऐसा करना, फिर लिखना, इससे जल्दी तो वो फैक्ट और वो लिखा जाता था, बट ठीक है छोड़ो। अगला क्वेश्चन गाइस, आ जाओ। डीडिंग डिंग, प्राइवेट कंपनी, बिना देखे। बेटा वो दमदार क्वेश्चन है, उसमें लिस्टेड, होल्डिंग, सब्सिडरी, डीम पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब एक साथ में घुसेड़ के पूछा हुआ है। इसलिए तो मेरे को वो अच्छा लगा, क्योंकि इतना कुछ डाला है उन्होंने अंदर कि बच्चा परेशान हो जाना चाहिए, अरे ऐसा थोड़ी होता है ना। वो जो तुमने बोला ना क्वेश्चन, वो ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन में इतना कुछ घुसेड़ा है अंदर, जबरदस्त एकदम। एनीवे अभी काय को स्पॉइलर देने का, पहले प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन बताओ। क्या है बेटा प्राइवेट कंपनी मतलब? नंबर 1 बोले प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है?
एज में बी प्रिस्क्राइब, हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब, और इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रहेगा, सेम, मतलब नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देन प्रोहिबिशन है ऑन इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी, बेटा यहाँ पे शेयर बोला है, यहाँ पर एनी सिक्योरिटी, और बोला है लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अप टू 200, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है बेटा, एक्सेप्शन क्या है, ओपीसी, क्या कुछ भी क्या बोला तूने, हाँ बेटा मैं एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन मतलब किसमें, ऐसी प्राइवेट कंपनी में जिसमें 200 तक नहीं जा सकते, ओपीसी, समझ में आ रहा है, क्यों, उसमें मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है 1। अब इसके अंदर तुमको है ना एक एक्सप्लेनेशन प्रोविजो में लिखा हुआ है कि जो जॉइंट शेयर होल्डर है उसको क्या ट्रीट करेंगे 1, और एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड किसको करना है, 2 लोगों को, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय प्लस मेंबर है, या फिर तुम्हारे कंपनी का कोई व्यक्ति क्या था, एम्प्लॉय था प्लस मेंबर था, उसका एम्प्लॉयमेंट क्या हो चुका है, लेकिन मेंबरशिप क्या है बेटा कंटिन्यू, लेकिन वो भी कैसी, अनडिस्टर्ब, डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा, डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट चलेगा, डिस्टर्बेंस आफ्टर एम्प्लॉयमेंट चलेगा क्या, बहुत कीवर्ड्स है, समझ में आ रहा है, छोटे छोटे पॉइंट है। सर क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, अब इन्होंने तुमको क्वेश्चन दे दिया, क्या फ्लोरा फूना लिमिटेड, फौना लिमिटेड, एकदम गंदे गंदे नाम है इनके, क्या है ये फ्लोरा फौना, जाने दो, रजिस्टर्ड कौन सी कंपनी है मत बताओ, हमको दिखता है, देर आर 230 मेंबर्स, कितने मेंबर है इनके 230 इन द कंपनी एज बिलो, 50 लोग डायरेक्टर प्लस रिलेटिव है, एम्प्लॉई है 15 जिन्होंने शेयर लिए हुए हैं, बाद में एक्स एम्प्लॉई है जो कंटिन्यू मेंबर रह चुके हैं, या कपल में 10 लोग हैं और 145 ऑर्डर है। अब जो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसके मन में इच्छा उठी कि मेरे को कन्वर्ट होने का है काय के अंदर, प्राइवेट कंपनी, तो बताओ क्या इनको रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि इनके मेंबर तो 203 है और हमारे मैक्सिमम मेंबर कितने रह सकते हैं, 200 ही रह सकते हैं। तो पहले तो तुमने डेफिनेशन लिख दिया, बड़ा डेफिनेशन के अंदर अब ध्यान देना, सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या 50 को काउंट करोगे नहीं करोगे, सर करेंगे, तो ये हो गए 50, सर 15 को काउंट करेंगे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है एम्प्लॉय प्लस मेंबर, एक्स एम्प्लॉय शेयर आर अलॉटेड व्हेन दे आर इन एम्प्लॉयमेंट, और मान के चलेंगे अजम्पशन कि उन्होंने अभी तक शेयर सेल नहीं किए, मतलब वो एज ऑन डेट मेंबर है तभी तो लिखा है ना, तो बेटा इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 5 कपल है होल्डिंग जॉइंटली इन द नेम ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बता रहे 10 है, तो कितना ट्रेड करेंगे, और लास्ट में ऑर्डर कितने हैं, अब टोटल मिलाओ 145 प्लस 5 हो गया 150 प्लस 50 हो गया 200, तो क्या इनको इससे ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है, नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने फिर से ऐसे ही एक गंदा क्वेश्चन पूछा, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, लेकिन मेरे को नहीं लगता है, हाँ सी मतलब क्या, कि बोले कितने लोग बता रहे, 10 लोगों ने तुम्हारे शेयर लिए, लेकिन ये 10 आए कैसे, बोले 5 कपल है जिन्होंने जॉइंटली शेयर होल्ड किए, हाँ बेटा एक्स एम्प्लॉय, मतलब ऐसे लोग जो एम्प्लॉय थे तब उनको शेयर मिले हैं, आज वो एम्प्लॉय नहीं है, इसका प्रूफ क्या है, एक्स एम्प्लॉय, द पर्सन हु इज फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, also member while in the employment and continue to be member even after cessation of employment, language of law that you are supposed to write, समझ में आ रहा है, चलो यहाँ तक समझ में आया गाइस, तो आंसर क्या गया, नो नीड टू रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। आगे बढ़ते गाइस, क्या बोला हुआ है पढ़ो, अनदर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सर एबीसी लिमिटेड कौन सी कंपनी है, इसकी माँ का वापस लिखा पब्लिक है ना अभी एक आज मॉर्निंग में मेरे दोस्त ने मेरे को एक वो होता है ना पोस्ट भेजा, उस पोस्ट में लिखा था कि अगर तुमको कुछ लगी और उस समय में मम्मी ये वर्ड मुंह से आने की जगह पे इसकी माँ का वर्ड याद आ रहा है, इसका मतलब बच्चा बड़ा हो चुका है, नहीं समझ पाया, छोड़ो बेटा सुनो, एक पब्लिक कंपनी है, अगेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी प्रपोजेस, किसको प्रपोज मारा नहीं, विश है उनकी, कन्वर्ट करना चाहते किसमें,
प्राइवेट कंपनी के अंदर, रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एडवाइस। बेटा एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। वेदर अ कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी, क्या एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है? बेटा इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसमें आपको अपना बुद्धिमत्ता चलाना पड़ेगा, कॉमन सेंस, विच इज़ नॉट सिम टू बी सो कॉमन। बच्चों ने इसके आंसर तो लिखे, लेकिन दे मतलब मेजॉरिटी बच्चों को अच्छे आंसर नहीं मिले। मैंने बोला था क्वेश्चन कभी भी रिपीट होगा तो वो डिफिकल्ट होना चाहिए। अब बेटा ये क्या डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था क्या? नहीं, तो उन्होंने क्वेश्चन की लेवल को बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था तो क्वेश्चन की लेवल को बढ़ा दिया। क्या बोल के? बेटा कन्वर्ट करना है कंपनी प्राइवेट में, पॉसिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब जब अगले चैप्टर में जाओगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सेक्शन 18 बोलता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। अब तुमको कौन सी कंपनी किस में कन्वर्ट करना है? पब्लिक कंपनी प्राइवेट में। दिमाग लगाओ सबसे पहले, क्या तुम्हारा नाम चेंज होगा? प्राइवेट वर्ड ऐड होगा ना? क्या तुम्हारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज आएगा? क्या आएगा? डिलीट करेंगे 3 बातें, या अरे बोलो हाँ है ना, घंटा साले ऐड करोगे ना। पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो आर्टिकल में 3 बातें ऐड होगी या माइनस होगी? क्या क्या ऐड होगा? बोले आज के बाद में शेयर ट्रांसफर के ऊपर लग चुका है रिस्ट्रिक्शन। आज के बाद में मैक्सिमम ढोकले जो कंपनी में रहेंगे वो कितने हैं? 200, है ना। और तीसरी बात क्या? अरे बोलो क्या? बेटा पब्लिक इशू के लिए रो लेना, लेकिन करना मत प्रोहिबिशन। समझ में आ रहा है कैसे सुनो? और इसके है एक्सेप्शन, ठीक है। इसके अलावा यू विल चेंज योर मेमोरेंडम वगैरह एवरीथिंग। समझ में आ रहा है कैसे सुनो? तो क्या तुमको ये बात लिखनी पड़ेगी पहले आंसर में? कन्वर्ट तो हो सकते हो बट मेक श्योर कि बेटा तुम, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट अब लिखेंगे प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68, और उसके बाद में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछो, वेदर द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर नीड टू बी रिड्यूस। पढ़ेंगे कितने? क्या 20 को काउंट करोगे? यस। एम्प्लॉय को? नहीं। एक्स एम्प्लॉय को? नहीं। मेंबर जॉइंटली है तो कितने कंसिडर? 10। और टोटल कितने हैं? 150। मतलब कितने टोटल हो गए? बेटा अब ये क्वेश्चन को और घुमा के पूछेंगे, क्या इसमें 20 और ऐड कर सकते हैं? मतलब अगर आप भविष्य में इनको क्वेश्चन पूछना है तो अब ये क्वेश्चन भी लोगों को इजी लगा होगा, या सजेस्टेड आंसर लोगों के पास आ चुका है, तो बच्चा इसको क्या करेगा? सही से लिखेगा। अब ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन के लेवल को, स्तर को बढ़ाएंगे, क्वेश्चन के स्तर को बढ़ाएंगे, क्वेश्चन के स्तर को बढ़ा के बोलेंगे क्या इसमें 20 लोग ऐड कर सकते हैं? क्या इसमें 21 लोग ऐड कर सकते हैं? और बेटा बोलेंगे सारे के सारे तुम्हारे कंपनी में एम्प्लॉय है। यस, समझ में आ रहा है? तो ऐसे मतलब देखो, सी वेरी सिंपल, लॉजिकली वंस क्लियर ना, यू कैन आंसर एनी सिंगल डैम क्वेश्चन। समझ में आ रहा है गाइस? यस और नो? मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, इट जस्ट चैप्टर नंबर 1, देयरफॉर आई एम टेलिंग यू कि क्या 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 संभावनाएं बन सकती है। चैप्टर 2 में डोंट एक्सपेक्ट। बेटा जनरल मीटिंग अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर 78 क्वेश्चन। तुमको लगता है मैं 78 क्वेश्चन तुमको इतना आराम आराम से ऐसा क्वेश्चन हुआ वैसा, हाँ बताऊंगा कि ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट इन्वेस्ट माई टाइम टू राइट द एक एक क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन के आंसर के प्रोविजंस लिख लिख के तुमको बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? वहाँ पे प्रोविजन दनादन दनादन आंसर। समझ में आ रहा है क्या? चलो बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारा काय का? रिलेटेड। बड़ा रिलेटेड पार्टी की पूरी डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक है। बेकार डेफिनेशन एकदम, है ना। आर पी, रिलेटेड पार्टी, किस किस को बोलोगे? मेरा कंपनी का डायरेक्टर, उसका रिलेटिव, फिर मेरे कंपनी का केएमपी और उसका। अब 3 ऐसे लोग जो, ये क्या हो गए गाइस? देज आर इंडिविजुअल ना। अरे बोलो। अब 3 ऐसे लोग जो इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है वो? अरे ढोक लो, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन रहेंगी अदर देन इंडिविजुअल, है ना। मतलब जान दो, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन। कौन कौन रहे? फिर जो अपने को दे रहा और जो अपन जिसको दे रहे। समझ में आ रहा है क्या? जो
अपने को दे रहा और अपन उसको दे रहे, ऐसा। सर ये क्या क्या बातें कर रहे हैं बेटा? पहली बात तो पार्टनरशिप फर्म, नेक्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी, थर्ड वन इज प्राइवेट कंपनी, थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, अगर मेरे कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर और क्या था उनका रिलेटिव, अबे देखो एक बार सही है कि नहीं है? मेरे कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर और इनका रिलेटिव, अगर किसी पार्टनरशिप के क्या है तो वो पार्टनरशिप फर्म भी मेरी क्या मानी जाएगी? रिलेटेड पार्टी। अगर मेरे कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, रिलेटिव किसी प्राइवेट कंपनी में क्या है, एक तो डायरेक्टर या फिर मेंबर, तो वो प्राइवेट कंपनी भी मेरी क्या मानी जाएगी? रिलेटिव। अगर कोई पब्लिक कंपनी में मेरे कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव क्या है? डायरेक्टर प्लस बेटा मेंबर, और मेंबर भी क्या पे? जहां पे मोर देन 2% आपने पेड अप शेयर कैपिटल, कैसे रे? अलोन और टुगेदर विथ रिलेटिव, होल्ड कर लिया है ना, तो इन दैट केस यू आर अ रिलेटिव। समझ में आ रहा है? इसके अलावा ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर हमारे कंपनी के आदि पे काम करता है, मतलब एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या है? हमारी रिलेटेड पार्टी। या सर एनी पर्सन जिसके आदि पे हम लोग काम करते हैं, मतलब उसके एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पे हम लोग काम करते हैं, वो भी क्या है? हमारी रिलेटेड पार्टी। क्या रिलेटेड पार्टी की इतनी डेफिनेशन समझ में आई तुमको? अब इन्होंने एक बात बोल दी, क्या कि अगर कोई कंपनी है तो उसके ऊपर, उसके नीचे जिसने, मतलब इन शॉर्ट समझो, अगर कोई कंपनी है उसको जिसने दबाया, होल्डिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये दोनों उसको दबाया, मतलब है ना, उसने जिसको दबाया, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, और जिसको उन्होंने दबाया उसने और किसी को दबाया, को सब्सिडरी। ये सारे के सारे क्या है? रिलेटेड पार्टी। मतलब एक कंपनी के लिए उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडी, उसकी एसोसिएट, उसकी इन्वेस्टमेंट और उसकी को सब्सिडी क्या है? रिलेटेड पार्टी है। लेकिन गलती से अगर ये कंपनी कौन सी है, तो देन ये लोग उसके लिए क्या नहीं है, उनको एग्जम्प्ट कर दिया है, बोले आपके लिए ये कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं है। गाइस समझ में आया? ये फाइनल का सेक्शन है यार, फाउंडेशन में फुकट में दिया वाला है, फाउंडेशन बोलो, इंटर में फुकट में दिया वाला है, और बेटा फाउंडेशन में दिया लगा रहता तो लग गए रहते उनके खड़े खड़े। अब ध्यान देना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी मैंने एक टेक्निकल क्वेश्चन बनाया था याद, इफ यू रिमेंबर। मानो ABC प्राइवेट कंपनी, ABC प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसकी होल्डिंग कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, और रिलायंस की एक सब्सिडरी है जियो OTT प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन आया ABC प्राइवेट लिमिटेड कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी को सेक्शन क्या है? एग्जम्प्टेड है। तो कहने से बेटा इसके लिए जियो जो कंपनी है, ये जो है ये रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? आंसर इज हाँ या ना। कितने लोग बोलते हैं ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द, ये जो इस क्लॉज के लिए प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्ट है, इससे एग्जम्पशन नहीं है प्राइवेट को। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्या रिलायंस जियो जो मेरी होल्डिंग की सब्सिडरी है वो मेरे लिए रिलेटेड पार्टी है या नहीं है? कितने लोग बोलते नहीं है? 1 2 3 4, धीरे धीरे 5 6 7, कितने 8, कितने लोग बोलते नहीं सर वो रिलेटेड पार्टी है। क्यों? बिकॉज याद करना सर, अगर पब्लिक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी जो होती है उसको प्राइवेट नहीं बोलते, उसको डीम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज अ डीम पब्लिक कंपनी। बेटा फिर आपको ये एग्जाम्पशन अवेलेबल ही नहीं है ना अगर आप डीम पब्लिक कंपनी हो तो आंसर इज, अब गलती से इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को मेरे मुंह से सुन लिया तो आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है ना, और बेटा उस समय में बच्चों के लग जाएंगे। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या
ABC Private Limited has two wholly owned subsidiary company, D Private Limited or E Private Limited. Examine the D Private Limited and E Private Limited will be treated as a related party. ABC Private Limited नाम से कंपनी है, इसकी दो wholly owned subsidiary. मैंने बोला था जिसको तुमने दबाया है, वो कौन कौन है जिसको तुमने दबाया है? डी प्राइवेट लिमिटेड और ई प्राइवेट लिमिटेड. क्या दोनों भी प्राइवेट है? अरे हाँ है ना. क्या ये तुम्हारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी बेटा, नहीं. अब इसके अंदर क्या पूरी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन लिखो बेटा? ये वाला पॉइंट याद रखना, ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा. तुमने पूरा लिखा लेकिन ये ग्रुप रिलेशन वाला नहीं लिखा. समझ में आ रहा है? तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ग्रुप रिलेशन याद से लिखना. फिर एग्जम्पशन लिख देना कि एग्जम्पशन दिया किसको? प्राइवेट कंपनी को, और ये एग्जम्पशन को सेटिस्फाई कर रही है. दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी. सॉर्टेड एकदम आराम से. चलो बढ़िया है, मजा आवी गियो. स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि अब स्मॉल कंपनी. हाँ बोल भाई. बेटा उसको सब्सिडरी बोलते हैं. तो नहीं, को सब्सिडरी किसको बोलते हैं? जो मेरी होल्डिंग. अबे सुनना, तेरा भाई, तेरे पापा का दूसरा रिजल्ट है ना, वो तेरा ब्रदर है. गया समझ में आया क्या? ऐसा है. अब तू क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? मेरा बेटा और उसका बेटा, वो तेरा ग्रैंडसन है, वो बेटे के कैटेगरी में आएगा. उसको बेटा बोला तो चलेगा, ग्रैंडसन को. तेरे क्वेश्चन दोनों कैसे समझ में आया क्या? यू आर सेइंग कि मैं मेरे भाई को, जो मेरे पापा का रिजल्ट है, उसको मैं बोल रहा को सबसे बोल. तो बोल रहा है क्या मैं मेरे पोते को भी को सबसे बोलूं? बेटा वो तेरे पापा से नहीं निकला, वो तेरे बेटे का बेटा है. तेरे बेटे का तेरे बेटे का रिजल्ट है, वो तेरे पापा का रिजल्ट नहीं है. समझ में आया क्या तेरे को? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है. मेरे को सच्ची में बता रहा हूँ, ऑनलाइन में अगर किसी ने अपने ये वाले एग्जाम्पल सुने बोलेगा मायला ये टीचर है बोले. चिंदी पने करता है पूरे क्लास में. एनीवे गाइस, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन. स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी. इसके अंदर बोला आपका पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट एक्सीड मोर देन 50 lakh or such higher amount as may prescribe. That such higher amount is how much? 4 crore. And the turnover as per preceding financial year shall not exceed कितना? 2 crore और such higher amount. बेटा इसलिए मैं बोल रहा हूँ. And that higher amount is prescribed how much? 40 crores. ऐसा अलग बच्चे ना ऐसा किया, अबे 4 नहीं है 40 है. जो लिखना है वही लिखना है. मैं बहुत कंफ्यूज करूंगा लेकिन तुमको कंफ्यूज नहीं होना है. समझ में आ रहा है? उसके बाद में लेकिन नीचे वाली कंपनी, निम्नलिखित कंपनी को हम लोग स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं देंगे. सर कौन सी है वो स्मॉल? मतलब बोले होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 8 और स्पेशल एक्ट वाली. समझ में आएगा ये सर? नो. अब संभालेंगे इस सारी कंपनी के डेफिनेशन को. नंबर 1 पढ़ेंगे गाइस. न्यू प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है? बेटा प्राइवेट कंपनी है. ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को क्योंकि इन्होंने लिख के नहीं दिया ये प्राइवेट है. समझ में आ रहा है क्या? हाँ. रजिस्टर्ड हुई है किसमें? कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, विद पेड अप शेयर कैपिटल 70 लाख रुपीज और टर्नओवर 30 करोड़. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी. क्या है? सबसे पहले स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जामिन द फॉलोइंग. केस 1, क्या न्यू प्राइवेट लिमिटेड अवेल कर सकती है स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी? अरे हाँ या ना? प्राइवेट कंपनी है ना, ऊपर नीचे कोई है, दोनों भी लिमिट के अंदर है. समझ में आ रहा है क्या? पेड अप भी अंदर है और टर्नओवर भी अंदर है. तो क्या ना इसे स्मॉल कंपनी है या नहीं है? अरे है ना, प्राइवेट भी है, दोनों चीज़ें भी अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे? दोनों चीज़ें मतलब पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर भी क्या है? लिमिट के अंदर है. ना कोई ऊपर से दबा रहा, ना कोई ये किसी को दबा रहे, तो क्या है? स्मॉल कंपनी है. दूसरा, अबे ये दबाने वाली बात सिर्फ तभी याद रखना जब आप प्राइवेट हो. समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट विल बी योर आंसर अगर कंपनी का टर्नओवर हो जाता है? चलो मैं क्वेश्चन को और गंदा कर देता हूं. अगर टर्नओवर हो जाता है 45 करोड़ एंड कैपिटल सेम है आज भी 70 लाख, क्या शीट? क्वेश्चन है, आंसर देना है. बताओ. अब स्मॉल कंपनी नहीं है. और इसमें मैं तीसरा क्वेश्चन डाल देता हूं. उसके अगले साल पेड अप शेयर कैपिटल वापस कितना हो गया? 2 करोड़. बुरे दिन आ गए और सर टर्नओवर सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल आज भी कितना है? 70 लाख और टर्नओवर कितना हो गया? 2 करोड़.
अब बताओ, स्मॉल कंपनी नहीं है, क्यों? अच्छा सुनो ना, मैं तुमको पूरा नया फिगर दे रहा हूँ ना, इसको कंसिडर करके बताओ, क्या अब स्मॉल है? हाँ या ना? बेटा एक बार स्मॉल का स्टेटस गया तो हमेशा के लिए चल जाता है ना? हाँ या ना? कि हर साल बदलते रहता है, मतलब इट कैन अगेन अ स्मॉल कंपनी, ऐसा हो सकता है एक साल आप स्मॉल नहीं हो बेटा, दूसरे साल आप स्मॉल हो, तीसरे साल आप स्मॉल नहीं हो, और चौथे साल तुम फिर से स्मॉल। मतलब जो चीज, समझो तुम, छोटी बड़ी हो सकती है, वो छोटी बड़ी हो सकती है, समझ में आ रहा है? इसको ये नहीं बोल सकते एक बार बड़ा हुआ तो छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। स्मॉल कंपनी इज समथिंग जिसका कम ज्यादा हो सकता है, समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा कुछ है जहाँ पे बढ़ गया तो कम नहीं हो सकता है क्या? आगे जाके पढ़ेंगे एक्सबीआरएल, जिस कंपनी को एक बार एक्सबीआरएल लग गया तो बाद में भले ही वो क्या हो जाए, स्मॉल मतलब एक्सबीआरएल की लिमिट में नहीं आ रही है, फिर भी एक्सबीआरएल एप्लीकेबल होता है। मतलब उसको बोलते हैं इट जस्ट लाइक एक बार शार्प लग जाना, शार्प लगने के बाद में आप फिर से नॉर्मल स्टेट में आ नहीं सकते हो। ठीक है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, मैं क्या बोल रहा हूँ वो आगे जाके पढ़ेंगे ना अपन लोग, है ना? चलो आगे बढ़े गाइस, इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग। जैसे अपनी बैलेंस शीट है ना, तुमको लगता है ये बैलेंस शीट ही काम करता है, नहीं, आगे जाके तुम देखोगे ये बैलेंस शीट का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, यूजलेस चीज़ें बन जाती है। आपको हर एक चीज़ को माइन्यूटली डिटेल में बताना पड़ता है एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एक्सबीआरएल। समझ में आ रहा है? आरओसी बोलता है ये बैलेंस शीट मेरे को मत दे, मेरे को एक्सबीआरएल में फॉर्म भर के दे। तो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, तुमको बाहर से सॉफ्टवेयर लेके फिलअप करना पड़ता है उसका। चलो एनीवे, अपन ने काफ़ी काम करा के लिए एक्सबीआरएल के, आगे बढ़ो। एमएनपी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट, रजिस्टर्ड हुई है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। अच्छा, इसका शेयर कैपिटल कितना है रे? पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर कितना है? 60 करोड़। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी, आराम से कर लेंगे। क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है? और अगर इसका टर्नओवर 30 करोड़ हो जाए तो? अब इसमें कोई सेंस ही नहीं है, मतलब फालतू वाला क्वेश्चन एकदम। पूछना है तो साला ऐसा पूछ कुछ तो मेरे को आए, है ना? ये देखो, क्या ये क्वेश्चन फिर से हो चुका है यार? 5 लाख का कैपिटल है जिसमें से 2 लाख किसी ने, बेटा सिर्फ चीज क्या थी पता है? ये क्वेश्चन भी पहली बार बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। क्यों? क्योंकि ये इसके जैसे स्वप्न जैसे बच्चे बैठे वाले थे ना, कि बोले ऊपर एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, है ना, जिसने सब्सिडी के 5 लाख में से कितने शेयर लिए? 2 लाख। बेटा ये क्या सब्सिडी बन गई 2 लाख के शेयर से? नहीं ना। और ऊपर वाली कंपनी कौन सी थी? लिमिटेड। नीचे वाली कौन सी थी? प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने कंफ्यूज करने की काफ़ी क्वेश्चन की, पहली बार बच्चों ने आंसर भी गलत दिए भर भर के, इसलिए इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया। तो रिपीट कौन से क्वेश्चन होते हैं? इजी या डिफिकल्ट वन? नॉट अ डिफिकल्ट, बिकॉज डिफिकल्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो इसके लिए डिफिकल्ट था क्या तुम्हारे लिए डिफिकल्ट था क्या? नहीं। लेकिन एवरेज लेवल पे अगर बच्चों ने क्वेश्चन को गलत किया हुआ है, दैट क्वेश्चन गेट रिपीटेड। समझ में आया सर? मजा आ गया सर? आगे बढ़ते बच्चों। एक कंपनी है क्रॉस लिमिटेड, इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनी एक्ट 1956 एंड इज अ कंपनी एन XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम से दूसरी कंपनी, जो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई? कंपनी एक्ट 2013 में। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज इशू 1 लाख कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपीज इसके हिसाब से कितने हो गए वो? 10 लाख का कैपिटल। द क्रॉस लिमिटेड होल्डिंग ऑल प्रेफरेंस शेयर्स एंड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब इन्होंने क्या किया पता है क्या? सुनो एक बात, देयर आर टू कंपनी, एक कंपनी कौन सी है? एक है क्रॉस लिमिटेड, और दूसरी कौन सी है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट लिमिटेड के पास दो तरीके के शेयर्स है। कौन से? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये कौन से प्रेफरेंस है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। अच्छा, कितने इक्विटी कितने प्रेफरेंस है? देखो, इश्यू 1 लाख इक्विटी कन्वर्टिबल इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इच, तो कितना रुपए हो गया वो? तो बेटा आइडियली 10 रुपये चाहिए था बे। हाँ,
तो हो जाएगा 10 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, बराबर बराबर। एंड 10 लाख क्या है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो पहले ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हो गया। कैसे देखो, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कितने गए, 1 लाख, कितने रुपए के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 1 CR। और 10 लाख क्या है, इक्विटी शेयर्स कितने रुपए के, 10, तो ये भी कितना हो गया 1। तो इसके पास इक्विटी शेयर कितना है, सुनो, 1 लाख, और उसकी वैल्यू कितनी है 1 CR। और प्रेफरेंस शेयर कितना है, नहीं इक्विटी है 10 लाख, और प्रेफरेंस कितना है 1 लाख, उसकी भी वैल्यू कितनी है 1 CR। फेस वैल्यू इनकी कितनी है, इसके 10 रुपए, इसके 100 रुपए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो क्रॉस लिमिटेड है इसने ऑल प्रेफरेंस शेयर ले लिए, प्लस नहीं सॉरी, ऑल क्या लिए, होल्डिंग ऑल प्रेफरेंस शेयर्स, एंड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल है क्रॉस लिमिटेड पे, ये बनी काय पे, कंपनी एक्ट 1956। क्या बोले 2013 का एक्ट ऐसी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है जो पुराने लॉ में बनी है। मतलब सर सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी, जिसमें बोला है दिस एक्ट अप्लाई ऑन कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, company incorporated under previous company law, again the banking company, insurance company, electricity company, company which engage in the generation and the production of electricity, and the company was incorporated under the special act, and such body corporate which is notified by central government. But if there is an inconsistency between the special law and the company act 2013, which law shall prevail, special law shall prevail। यहाँ तक समझ में आया सर। सो अकॉर्डिंगली द क्रॉस लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट अंदर भले ही प्रीवियस लॉ होगी, उसके ऊपर कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। सर क्या मैं इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखूं, सेक्शन 1 की लिखना है तो लिखो, नहीं तो वो बात लिख देना कि दोनों पे एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 1 में बोला है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया दूसरा, क्या XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। बेटा ये प्राइवेट लिमिटेड है और ये क्या थर्ड क्लास क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये पब्लिक है क्या, दिखता नहीं क्या इनको, ये पब्लिक है या प्राइवेट है, प्राइवेट है, तो क्या ये पब्लिक कंपनी है, हाँ या ना, कितने लोग बोलते ना, ना जी ना, 4 लोग बोलते, कितने लोग बोलते है, क्यों है, डीम पब्लिक को भी पब्लिक ही है ना, अरे ऐसा नो। अब कभी भी याद देखना, हम लोग सब्सिडरी के लिए क्या देखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर देखते हैं, याद आ रहा है क्या सर। टोटल वोटिंग पावर किसके पास होता है, इक्विटी या प्रेफरेंस, इक्विटी या प्रेफरेंस, इक्विटी। बेटा तो प्रेफरेंस को कंसीडर करते हैं क्या, नहीं, तो 10 लाख इक्विटी में से आपके पास 1 ही लाख है, तो ये तो 10% हुआ। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में इतना घुमाया ना तुमको, प्रेफरेंस शेयर के आगे लिखा है कैरिंग वोटिंग राइट टू वोट, मतलब आप प्रेफरेंस को भी पकड़ो और इक्विटी को भी पकड़ो। तो बेटा वैसे देखा जाएगा तो तुम्हारा टोटल कैपिटल कितना हो गया 2 करोड़, और इसमें से क्रॉस लिमिटेड के पास कितना है 1,10,00,000। कैसे, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर है 1 करोड़ का, और 1 लाख में से इसके पास कितने शेयर्स है, नहीं इक्विटी का 10 में से कितना है 1 लाख, तो टोटल हो गया 1,10,00,000। तो कहने से मोर देन हाफ तो आ ही गया ना, देयरफॉर इट इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। सर इसके अंदर 2 तरीके हैं लिखने के, यू कैन राइट द लैंग्वेज ऑफ लॉ। कैसे, पब्लिक कंपनी के लिए बारे में लिखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 71, जिसमें लिखोगे पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी एंड हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना एज में बी प्रिस्क्राइब। और बाद में अब यहाँ पे लिखने का तरीका आप डिसाइड करो, अगर मैं तुम्हारे जगह पे रहता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता ये वाली लैंग्वेज, कंपनी कंपनी विच इज subsidiary of other company, which is a subsidiary of other company, not being private company। मतलब जो कंपनी दूसरी है जिसकी मैं सब्सिडी हूँ वो कंपनी क्या नहीं है, प्राइवेट कंपनी, तो ये क्या होगी डीम पब्लिक कंपनी। ये लैंग्वेज ऑफ लॉ है।
अ कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी डीम टू बी पब्लिक कंपनी। लेकिन अगर आपको लिखना है तो तुम सिंपल भी लिख सकते हो, प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी डीम टू बी पब्लिक कंपनी। समझ में आएगा जैसा और नो? नेक्स्ट पॉइंट, तो ये क्या पब्लिक कंपनी है या नहीं है? यस इट इज पब्लिक कंपनी। समझ में आ रहा है? बड़ा संभावना है इस क्वेश्चन के आंसर, इस क्वेश्चन को फिर से भविष्य में रिपीट करें। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी क्लास ने गलत दिया था आंसर, ध्यान देना। कर लगा? समझा? देखो मराठी आती क्या? आती है ना? बढ़िया। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, राम प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी ऑफ लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड। राम प्राइवेट लिमिटेड ने किसको, नहीं इधर इधर मजाक नहीं करूंगा मैं, नाम अच्छे हैं। राम प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर होल्ड किए हैं किसके? लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड के। और राम प्राइवेट लिमिटेड ने इतने शेयर ले लिए कि राम बड़ा भाई बन गया, लक्ष्मण छोटा, मतलब सब्सिडरी कंपनी बन गया। ठीक है, कितना डिसेंसी आ जाता है लैंग्वेज में। इंस्टीट्यूट को समझे, अगले बार से बोले सतीश भाई ये बोले क्वेश्चन पढ़ने वाला सब भगवान के नाम डालो। एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 2023, द लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर कितना है? 1.8 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख रुपए। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। अब देखो ऊपर कौन सी कंपनी है गाइस? ऊपर जो होल्डिंग कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? राम प्राइवेट। इन्होंने किसके शेयर होल्ड किए हैं? अनदर प्राइवेट कंपनी लक्ष्मण। क्या दोनों भी इसका लिमिट के अंदर है, टर्नओवर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल? अरे है ना? तो क्वेश्चन आया क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है? सर है या नहीं है? कितने लोग बोलते हैं? भाई साहब खुशी के आंसू, एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं दिया। समझ में आ रहा है तुमको? देर आए बस दुरुस्त आए बोलते ना। तो ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोई होल्डिंग कंपनी है, अच्छी भाषा में। दूसरा, लेकिन इन्होंने बोला जो सीएस है वो सीएस बोलता है कि ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते हैं। अब तुमको टिप्पणी करनी है इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट, है ना? यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन कि जो सीएस बोल रहा है वो सही है या गलत है। मैं कहूँ काय को सीएस को बीच में लाया कोर्स में? नहीं, टिप्पणी करनी है। अच्छा पता है क्या, इनको मजे लेने रहते हैं जनरली क्या बोलते हैं, ये तो क्वेश्चन को चेंज किया बेटा अपन ने, इनका ओरिजिनली कंटेंट क्या है? सीएस बोल रहा है ये स्मॉल कंपनी नहीं है। समझ में आ रहा है? और टिप्पणी करने को बोल रहे हो, तुम टिप्पणी में बोलोगे सीएस गलत है, इंस्टीट्यूट भी खुश, किसी और इंस्टीट्यूट को नाम रख दिया। नहीं बेटा, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलना सीएस से इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, व्हाट यू से? वी आल्सो से इट इज नॉट अ सीएस। हाउ कैन यू चैलेंज इफ सीएस इज सेइंग समथिंग? समझ में आ रहा है? एनीवे गाइस, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा सारा का सारा? सर एक एक छोड़ दिया ना सर, बेटा वो ऑलरेडी रिपीटेड में आया ना, इजी है। अब आया बेटा कौन सा? सब्सिडरी कंपनी को समझते हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब थोड़ा फास्ट कर लेते बिकॉज ये सब्सिडी के साथ में तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो गया। और लास्ट में वो क्वेश्चन भाई, है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजीली बताऊं तो सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन बताओ पहले। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी means a company in which such other company नंबर 1 नंबर 2 बीच में, और नंबर 1 में क्या कर दिया इन्होंने? अपना वाला नंबर 1 2 नहीं है ना। नंबर 1 क्या बोलता है? कंट्रोल कर रहा है क्या? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या एक्सरसाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कैसे? इधर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विथ वन एंड मोर अदर सब्सिडी एंड shall not have more than 2 layers। इधर उन्होंने लैंग्वेज में वैसे लिखते हैं, shall not have more than such number of layers as may be prescribed and what is prescribed is 2। ठीक है, बट ठीक है वॉट एवर, अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो बिकॉज इन्होंने इस पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। बेटा क्वेश्चन मैं तुमको डायरेक्ट बताता हूँ। एक है काव्या, उसके पास है 80 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें से 50 करोड़ का किसने ले लिया? आमजली ने, आमजली है ना, आमजली ने कितना ले लिया? 50 करोड़। अब काव्या बोलती है मेरे को भी आमजली तेरा चाहिए, और शेयर किसके चाहिए? आमजली के चाहिए। बेटा तुम सोचो
ये ऐसा हो गया, देखो एक कंपनी ए, दूसरी है बी। ए ने शेयर लिए बी के कितने 10%, बी को गुस्सा आया, बी ने लिए 20%, ए को गुस्सा आया, ए ने ले लिए 40%, बी को गुस्सा आया, बोले रुक बे, तेरे ले लिए 60%। अब जैसे ही बी ने 60% ले लिया, बी क्या बन गई और ए क्या बन गई। अब सबसे बोलती बेटा मैं भी तेरा लेता हूँ 80%। नहीं, फिर बहुत बड़ा डाउट आ जाएगा कौन पप्पा कौन है। अब भी बोल रही ये पप्पा, तुम बोल रहे बाप से बात मत, है ना, ऐसा पप्पा को मैं तुम्हारा बाप, ऐसा गलत हो जाएगा ना। इसलिए बोला एक बार एक कंपनी होल्डिंग हो गई और दूसरी हो गई सब्सिडी, तो बोले सब्सिडी तुम ले नहीं सकते और होल्डिंग तुम दे नहीं सकते। सब्सिडी तू ले नहीं सकती, होल्डिंग तू दे नहीं सकती, और लेन देन कर लिया तो वो इनवैलिड है, मतलब वो वॉइड है। समझ में आ रहा है। लेकिन सर जो पहले से लेके रखा है वो चलेगा। बेटा ये सब्सिडी बनने के पहले 40% ले ली थी ना, वो चलेगा। लेकिन अब अपने बाप के सामने ज़्यादा आवाज़ मत करना, मतलब क्योंकि तू 40% शेयर लिए तो तू जनरल मीटिंग में आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जनरल मीटिंग में वोट करने के लिए पापा के सामने कुछ भी बक 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 करना चल नहीं, यू विल नॉट गेट व्हाट वोटिंग राइट। यू कैन होल्ड द शेयर विच यू आर होल्डिंग बिफोर बीइंग सब्सिडरी, बट यू कैन नॉट वोट। समझ में आ रहा है सर। सेक्शन नंबर 19 आगे जाके पढ़ेंगे कि सब्सिडी होल्डिंग का ले नहीं सकती, सब्सिडी होल्डिंग का ले नहीं सकती ना, होल्डिंग अपना सब्सिडरी को, मतलब लेन देन अलाउ है नहीं है। और अगर होल्डिंग ने फिर भी दिया तो उसको क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन 3 ऐसे केसेस है जहां पे सब्सिडी होल्डिंग का ले सकती है। कब, पहला सब्सिडी बनने के पहले जो ले लिया था वो पकड़ के रख, उसको छोड़ने का नहीं है। अगर मुकेश अंबानी मानो रिलायंस के शेयर, रिलायंस जियो को, ए बाबा इधर ध्यान दो, अगर मेंबर है किसका, होल्डिंग कंपनी का, वो ट्रस्टी बना देता है किसको, सब्सिडी कंपनी को। मेंबर या मान के चलो ट्रस्टी नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना देता है अपना किसको, सब्सिडी को। मेंबर मर गया तो उसके शेयर किसके नाम पे जाएंगे, एलआर। एलआर कौन है, सब्सिडी कंपनी। बेटा मेंबर मरा, मरते मरते कांड करके गया, हमको बोला है तुम अपने होल्डिंग का ले नहीं सकते हो, लेकिन वो होल्डिंग का मेरे हाथ में ही देके गया। ऐसा ही हुआ ना, तो वो चलेगा, वो चलेगा, क्योंकि तुमने खुद होके नहीं लिया है, तुमको किसी ने दिया है। समझ में आ रहा है क्या। तो एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी चलेगा। हाँ, या फिर अगर ट्रस्ट में तुमको किसी ने दिया है, तो विश्वास में दिया है ना, तो फिर तुम रख सकते हो। अगर होल्डिंग के शेयर्स सब्सिडरी को अंडर दी ट्रस्ट मिले हैं, अंडर दी ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट में जब मिला है तो मिला तुमको है, लेकिन उसका फायदा कोई और लेने वाला है, बेनिफिशियरी कोई और होता है ना। तू सिर्फ क्या है, ट्रस्टी, तेरे को सिर्फ पकड़ने के लिए दिया, मजे कोई और लेने वाला है, बेनिफिशियरी समवन एल्स। तो तू क्या अपने पास होल्ड करके रख सकती है, रख सकती है। लेकिन फर्क क्या है, अगर तुमने बिफोर बीइंग सब्सिडी बनने के पहले शेयर होल्ड किए तो वहां पे तुमको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये 2 वाले केस में तुमको वोटिंग राइट, ये बात तुम मेरे से फिर से सुनोगे कब, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आया, क्वेश्चन क्या मैं बोलती मेरे को भी क्या लेना है, होल्डिंग का लेना है, क्या दे सकते इसको, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी होल्डिंग तेरा लेके बैठी है और तेरे को सब्सिडी बना चुकी है। अब सब्सिडी बनने के बाद में तुम नए शेयर ले। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरे क्वेश्चन को भी, हाँ बोल। पूछ पूछ पूछ, तेरे क्वेश्चन है ना बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं मेरे को। क्या क्या 40 मेंबर मरते मरते सब्सिडी को ले रखा था। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा देख इसका क्वेश्चन इतना प्यारा है ना भाई। इसने क्या बोला सुन, कि बोले एक ए लिमिटेड है, इसने बी लिमिटेड का लेके रखा है बोले 49%। समझ में आ रहा है। बी लिमिटेड का एक मेंबर है जिसके पास मान के चल बी लिमिटेड का कितना है 5, इसने एलआर बना के रखा है किसको, किसी और कंपनी को। समझ में आ रहा है। अब ये मेंबर मर गया, ठीक है, तो ये शेयर किसके नाम में चल जाएंगे, ए के नाम में चल जाएंगे। तो अब ए के पास कितने टक्के शेयर हो गए,
54%। मैं बोलूँगा अब ए लिमिटेड क्या बन चुकी तेरी? होल्डिंग कंपनी। गैस समझ में आ रहा है तुमको? अब जो क्वेश्चन तुम कंफ्यूज कर रहा था ना वो ये था कि अगर बी लिमिटेड सब्सिडरी होल्डिंग होती तो क्या होता, ये बोलना है। अच्छा चल, क्वेश्चन 2 इसने और बनाया, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड। अच्छा सुनना, तब तूने बोला था सिर्फ 49%, समझ में आ रहा है? चल मान के चल बी लिमिटेड ने 60% शेयर लिया है और ए लिमिटेड ने इसके ऑलरेडी कितने लेके रखे थे। अब बी लिमिटेड का एक आधा मेंबर है एक्स, ये मर गया और इसके 5% के शेयर भी किसको चले गए? सर अब क्या मैं बोल सकता हूँ सब्सिडी के पास होल्डिंग के शेयर्स आ गए? बेटा दिस इज परमिटेबल ना, अरे यस और नो। और इसमें तेरा कितना माना जाएगा? सुन, नाउ व्हाट हैपन, 49% के लिए यू कैन नॉट वोट बट फॉर 5% यू कैन। समझ में आया? ये डिफरेंस बनेगा। ये नहीं बोला जाएगा नाउ आई बिकम अ व्हाट होल्डिंग कंपनी, बिकॉज ये बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, वो रहेगा। समझ में आ रहा है जैसा नो? तो ये तो हमने जानबूझ के, लॉ मेकर में तुम्हारे दिमाग में जितनी खुरापतें आ सकती ना, इससे ज्यादा उनके दिमाग में आए। दिस इज हाउ ब्यूटीफुली लॉ इज ड्राफ्टेड। दे आर ऑलरेडी सेइंग कि अगर किसी के नाम से तुमको डिसीज मेंबर की वजह से, अब वैसे कितनी जगह पे हो जाएगा, मानो मुकेश अंबानी होल्डिंग 56% शेयर ऑफ द रिलायंस, वो जिसको भी जाएगा मैम सब्सिडी कंपनी के शेयर, वो जाएगा तो होल्डिंग को पूरे शेयर ट्रांसफर करके चले गया जियो को, तो वो तो वही कैटेगरी में आ जाएगी ना। समझ में आ रहा है? स्टिल द होल्डिंग विल रिमेन होल्डिंग। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले किसने लिया था? होल्डिंग ने, दैट्स इट। और ये अलाउ वाले एक्सेप्शन में है। समझ में आ रहा है? बेटा दूसरा क्वेश्चन मैं तुमको सीधा बताता हूँ, इन्होंने बहुत घुमा के पूछा लेकिन अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इन्होंने कैसे पूछा मैं तुमको बताता हूँ। एक्स वाई लिमिटेड और पी क्यू लिमिटेड, इन्होंने लिया किसको? ए बी लिमिटेड के 10,000 शेयर में से 4,000 और 2,000, ठीक है, समझ में आया? अब ये शेयर इशू कब किए गए थे? ये शेयर इशू किए गए थे ऑन 1 अप्रैल 20 को। तो और बाद में बोला एक्स वाई लिमिटेड का और पी क्यू लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन मैनेज करता है? आरएस। तो क्या यहाँ पर ए बी लिमिटेड आरएस की सब्सिडरी बनी या नहीं बनी? बेटा सब्सिडी के थ्रू आपने किसी के मेजॉरिटी शेयर ले लिए ना, तो क्या ये आपकी सब्सिडरी बन गई आरएस की? यस। अब ये बोला है कि जो ए बी लिमिटेड है ये आरएस की पहले से कितने शेयर होल्ड कर रही थी? मतलब पहले 20% शेयर होल्ड कर रही थी आरएस के, फिर इसने अपने 10,000 शेयर इशू किए जिसमें से मेजॉरिटी किसने ले लिए हैं? आरएस की सब्सिडी ने। तो हम बोलेंगे आरएस बन गई होल्डिंग कंपनी और ये बन गई सब्सिडरी कंपनी। क्वेश्चन देखो, वेदर ए बी लिमिटेड और आरएस लिमिटेड सब्सिडरी है, क्या ए बी आरएस की सब्सिडरी है? आंसर इज यस। क्या ए बी लिमिटेड होल्ड कर सकती है आरएस के शेयर जो पहले से होल्ड करे वाले हैं? यस। क्या ए बी लिमिटेड वोट कर सकती है एजीएम ऑफ आरएस के अंदर? समझ में आया क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा? बेटा ये क्वेश्चन संभालो, लास्ट क्वेश्चन, इसमें इतना कुछ एक साथ में डाला है, समझ में आ रहा है कि झेलने वाला झेल नहीं पाया। मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन फिर से आएगा और इसके अपग्रेडेड वर्जन में आना चाहिए क्वेश्चन, बहुत भयंकर गंदा लेवल का। हाँ बेटा अटेम्प्ट तो तुम्हारे मॉड्यूल में लिखे वाले ना, तुम्हारी ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, मैंने यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन उठाए हैं, अटेम्प्ट इसके अंदर लिखे वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम खोल के देखो ये वाला क्वेश्चन तुमको जहाँ पे दिख रहा है, देखो कौन सा अटेम्प्ट में का क्वेश्चन है। ये आया है आरटीपी में 25 का 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। 25 तो अभी चालू हुआ है, मैं तो आना बाकी, ठीक है। क्वेश्चन देखो यार, सुनो एकदम आराम से। इन्होंने अलग अलग कंपनी, फॉलोइंग आर द सिक्योरिटी इश्यूड बाय द डिफरेंट कंपनीज, है ना, विथ ईच अदर। अब ये कौन, क्या नाम है इसका? नहीं, क्लेश रहित लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। क्या है? क्लेश रहित, ठीक है। इसने क्या लिस्ट करवाया? इसका नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो इसने कैसे रेज किया था? प्राइवेट प्लेसमेंट। बताओ ये लिस्टेड है अनलिस्टेड है? अनलिस्टेड है। इसके बाद में दूसरी कंपनी है, क्या ये? इंद्री यादम, इसने अपना क्या लिस्ट करवाया? नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, और ये भी कैसा लिस्ट किया था? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसको भी क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड।
ठीक है सर। अब आ जाती कौन थी, सजगता प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसने क्या लिस्ट करवाए थे, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, जो इसने कैसे रेस किए थे प्राइवेट प्लेसमेंट, इसको भी क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड। तो यहाँ तक क्वेश्चन मैनेजेबल था। मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन को गंदा कर सकते थे ये लोग बहुत अच्छे से, नीचे एक पॉइंट लिख देना चाहिए था कि जो ऊपर इंद्रियान क्या है, इंद्रियादम लिमिटेड है ना मैन, ये इसके इक्विटी लिस्टेड है। समझ में आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन का आंसर बदल जाता था, जज्बात बदल जाते थे। अब आगे इन्होंने और डिटेल दी है, क्या ये जो केश रहित है ये 2/3 ऑफ डायरेक्टर मैनेज कर रहा है, किसका, इसका। मतलब ये बन गई होल्डिंग कंपनी और ये बन गई सब्सिडी कंपनी। समझ में आ रहा है। दूसरा क्या बोला है, ये जो इंद्री आदम है ये 60% वोटिंग राइट इसके होल्ड करता है, तो ये क्या बन गई, होल्डिंग, और ये बन गई सब्सिडरी कंपनी। समझ में आ रहा है। और तीसरा, ये जो कंपनी है होल्ड 52% शेयर्स ऑफ प्रतिबोध लिमिटेड। प्रतिबोध लिमिटेड के ये कितने शेयर होल्ड कर रही है, प्रतिबोध के 52%। लेकिन इस 52% के जो ये शेयर होल्ड कर रही है वो एज अ ट्रस्टी बोलकर होल्ड कर रही है। क्या प्रतिबोध इसकी सब्सिडरी मानी जाएगी, नहीं। मैंने बोला था ट्रस्टी कैपिटल को कंसीडर मत करना, फिड्यूसरी रिलेशन पे क्वेश्चन। दूसरा, इस पॉइंट पे तुमको क्या लिखना, क्या आंसर है पता है, पहली बात तो ये आंसर है, अनलिस्टेड अनलिस्टेड अनलिस्टेड। सर ये तो लाइकी का क्वेश्चन नहीं था, फुकट का क्वेश्चन था। फिर ये होल्डिंग, ये सब्सी, ये होल्डिंग, ये सब्सी है ना, और ये सब्सी नहीं है, क्यों, तो ट्रस्टी कैपेसिटी में। बड़ा बच्चा एक बात नहीं लिखा इसमें जो लिख सकता था, ये प्राइवेट होके भी डीम पब्लिक, ये पॉइंट भी लिखना भूल जाता है ना। समझ में आ रहा है क्या। बट क्वेश्चन ऐसे एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें टेस्ट करके दी थी ना इन्होंने। तो इन्होंने बोला था वेदर अफोरसेट कंपनी आर कंसिडर्ड एज लिस्टेड और नॉट, एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द अफोरसेट कंपनी। तो बोलेंगे ये होल्डिंग ये सब्सी, फिर बाद में बोलेंगे ये होल्डिंग ये सब्सी, फिर बोलेंगे डीम पब्लिक कंपनी, फिर बोलेंगे सब्सी की सब्सी मेरी सब्सी, इतना घुस घुस के ना। फिर बोलेंगे ये और ये नो रिलेशन, क्यों नो रिलेशन, ट्रस्टी कैपेसिटी। सर क्या मैं मान सकता हूँ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, तो चैप्टर 1 डन एंड डस्टेड, यस और नो। सर ऐसे हमारे सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गया 110%। समझ में आ रहा है। अब आई विल बी टेकिंग अनदर टेस्ट ऑफ योर, जहाँ पे मैं आपको 40 क्वेश्चन दूंगा एमसीक्यू के, एकदम गंदे गंदे वाले, है ना। वो क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिए तो मैं मान के चलूंगा कि तुम लोग एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। समझ में आ रहा है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, सेट फॉर अ डे, से बाय। हाँ बोल भाई। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, देख 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 मेरे भाई, बहुत नीचे जाना पड़ रहा। देख आरएस के तूने 20% शेयर लेके रखे, ठीक है 20%, फिर तेरे मेजॉरिटी शेयर आरएस के सब्सी ने ले लिए। मतलब ऐसा समझ, अपन जो एग्जांपल ले रहे थे ए और बी का, ए ने बी के 20% शेयर ले लिए। इस बात का बी को गुस्सा आया, बी ने सोचा ए को मेरा बेटा बना दूंगा लेकिन मेरा नाम बीच में आने नहीं दूंगा। तो बी ने बुलाया अपने 2 बच्चे सी और टी और बोले जाके तुम ले लो, बोले किसका, ए का, मोर देन 50%। तो अब बी क्या बोलता, तू हो गई मेरी सब्सी। बोलता है 20% पहले का है उसको होल्ड तो करना लेकिन बाप के सामने बोलना मत, मतलब वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है तेरे को भाई, नहीं मिलता है अगर बिफोर बीइंग सब्सिडी के शेयर हो गए तो। एज अ एलआर, एज अ ट्रस्टी यू कैन वोट। समझ में आ रहा है क्या। एलआर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस इज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, बस उतना परसेंटेज जितना मिलेगा उतना चोट करेंगे ना भाई। तेरे पास 2 शेयर है, तू बोलेगा मैं 200 के वोट करूँ, चलेगा क्या भाई, समझ नहीं मिलेगा। डन, डस्टेड।